हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैपिक। तो आज आपकी दीदी लेके आई हैं आपके लिए कंपाइलर डिज़ाइन का कंप्लीट वन शॉट, जिसमें हम यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 सारी यूनिट्स डीप में कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंपाइलर डिज़ाइन का सिलेबस बिल्कुल टॉप में कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो से। एंड इम्पोर्टेंट थिंग जो इसमें मेरे को बतानी है कि पहली बात, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। काफ़ी लोगों ने वो ज्वाइन नहीं किया है। अब आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको पीडीएफ्स कैसे मिलेंगी, लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ्स वगैरह, और कौन सी वीडियो कितने बजे आ रही है, वो सब अपडेट कैसे मिलेगी बताओ। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लो और इसके नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। देखो, पहला क्वेश्चन जो है हमारा है वो फेजेस ऑफ कंपाइलर, मतलब कंपाइलर किसी कोड को कंपाइल करने के लिए कौन कौन से फेजेस से गुजरता है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है हमारा, पहली चीज़ हाई लेवल लैंग्वेज को, मतलब जो हमारी लैंग्वेज है उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज एक तरीके से इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जो बाद में असेंबलर के थ्रू लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके कुछ फेजेस होते हैं, उनके फेजेस देख लेते हैं। लाइक पहला फेजेस होता है आपका लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस मतलब होता है कि कोई जैसे a=b+c है तो उसको टोकन्स में ब्रेक करना। लाइक a अलग टोकन हो गया, = अलग टोकन हो गया, b अलग टोकन है, प्लस अलग टोकन है। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस क्या होगा, ब्रेकिंग इनटू टोकन्स। लाइक यहाँ पे लिखा भी स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। फिर आपका आता है सिंटेक्स एनालिसिस। तो सिंटेक्स एनालिसिस में क्या होता है, आपका सिंटेक्स को एनालाइज किया जाता है, लाइक आपका पार्स ट्री बना के देखा जाता है। ठीक है, तो जो आपका सिंटेक्स है ना वो प्रॉपर है कि नहीं, तो वो देखा जाता है। ठीक है, फिर आपका है सीमेंटिक एनालिसिस। सीमेंटिक एनालिसिस में हम करते हैं लॉजिकल चीज़ें चेक, लाइक आपका जो वो है कोड है, लाइक इंट ए लिखा हुआ है तो वो डिक्लेयर्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो सीमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री, तो पार्स ट्री को ये सीमेंटिकली वेरीफाई करता है, लाइक लॉजिकली, लाइक कि आपने कर दिया 5/0 तो वो तो नॉन डिफाइंड हो गया ना। तो इस तरीके की एनालिसिस सीमेंटिक एनालिसिस करता है। फिर आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, लाइक इन सब करने के बाद एक इंटरमीडिएट कोड बनता है जिसे हम 3 एड्रेस कोड भी बोलते हैं। ठीक है, वो कोड जनरेट होता है, इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच का कोड, और फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि वो और ज़्यादा एफिशिएंट बन सके। और फिर एंड में टारगेट कोड जनरेशन हो जाता है, एंड वही आपका असेंबली कोड होता है। इधर होते हैं एरर हैंडलर्स, मतलब जो हर लेवल में जो जो एरर्स आते हैं उनको हैंडल करने के लिए एरर हैंडलर्स। और इधर आपकी सिंबल टेबल होती है, लाइक आपके सिंबल्स स्टोर करने के लिए। ठीक है, लाइक आप ए स्टोर कर रहे हो, बी स्टोर कर रहे हो, तो उन सबको स्टोर करने के लिए आपकी सिंबल टेबल होती है। तो समझ आ गया, पहले लेक्सिकल, फिर सिंटेक्स, फिर सिमेंटिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर ऑप्टिमाइज होगा, फिर टारगेट कोड जनरेशन होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा है कि सिंबल टेबल क्या होती है, तो व्हेन ऑल दीज फेसेस आर रनिंग, तो फॉर स्टोरिंग एनीथिंग ड्यूरिंग दिस फेस प्रोसेसेस, मतलब कि जब ये फेसेस चल रही होंगी तो इनमें जो जो चीज़ें, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ है जो आपको स्टोर करनी है तो वो आप सिंबल टेबल में स्टोर करोगे। एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। एरर हैंडल क्या करेगा, फॉर हैंडलिंग एरर ड्यूरिंग कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के दौरान जो भी एरर आ रहे हैं वो एरर हैंडल करेगा। फिर आपका होता है कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर में क्या होता है, मेन डिफरेंस जो होता है दोनों में, देखो कंपाइलर आपकी एक EXE फाइल देता है, कंपाइल करने के बाद एक EXE फाइल देता है, वाइल जो आपका इंटरप्रेटर है वो कोई फाइल जनरेट नहीं करता, वो तो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर आपका पूरा कोड एक बार में एग्जीक्यूट कर देता है, जिसकी वजह से वो आपको EXE फाइल देता है। ठीक है, पहला डिफरेंस समझ आ गया, EXE फाइल देता है, ये नहीं देता। फिर दूसरा डिफरेंस है कि कंपाइलर विद कन्वर्ट द एंटायर सोर्स कोड इनटू EXE फाइल। देखो EXE फाइल जब हमें मिल जाती है ना तो फिर हमें दोबारा कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसी EXE फाइल को यूज़ करके आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। लाइक लेकिन फिर इंटरप्रेटर में हमें हर बार इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो कुछ ऐसी फाइल नहीं देता। तो जब भी हमें कोड को अपना लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करवाना है या कुछ एग्जीक्यूट करवाना है तो हम इंटरप्रेटर की यूज़ करेंगे। वाइल कंपाइलर में अगर हमें ये EXE फाइल एक बार मिल गई तो हमें दोबारा ज़रूरत नहीं है, उसी फाइल का यूज़ करके हम जनरेट कर सकते हैं। फिर है कि कंपाइलर जो वेस्ट लैंग्वेज होती है वो फास्ट होती है, इंटरप्रेटर आपकी लॉन्ग टर्म होती हैं। वही है कि लाइक कंपाइलर एक बार में कर देगा तो वो फास्ट होगा, इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन कर रहा है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। अब पे कंपाइलर ज़्यादा स्पेस लेता है इन कंपेरिजन टू इंटरप्रेटर। कंपाइलर देखो एंटायर कोड को रन करता है एट वंस, तो वो ज़्यादा स्पेस तो ले गई, ऑब्वियस सी बात है। और इंटरप्रेटर कम स्पेस लेता है इसके कंपेरिजन में। फिर है जो डीबगिंग होती है ना वो इंटरप्रेटर में ज़्यादा ईजियर होती है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, EXE फाइल होती है इसमें, तो इसमें नहीं होती है।
और फिर इसमें जब ये एक्स फाइल मिल जाती है तो इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती कंपाइलर की, लेकिन इसमें और फिर पड़ती है। और फिर जो हमारा कंपाइलर होता है वो फास्ट होता है, ज़्यादा स्टोरेज लेता है और डीबगिंग इंटरप्रेटर की ज़्यादा अच्छी होती है। अब देखते हैं एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है। देखो एम्बिगुअस ग्रामर ऐसी ग्रामर होती है जिसका आप अगर पार्स ट्री जनरेट करो ना, लाइक पार्स ट्री क्या होता है कि लाइक कुछ ई है, ठीक है, और आपको ये जनरेट करना है, तो आप कुछ ऐसी इसको इस तरीके से इसमें से ब्रेक करेंगे कि हमारे पास ये आ जाए, ठीक है। तो एक होता है आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, मतलब क्या होता है कि लाइक अगर आपने ई इक्वल टू ई प्लस ई लिख दिया तो आप इधर की साइड से चीज़ें को रिप्लेस करना चालू करोगे, वो हो गया लेफ्ट मोस्ट। और अगर राइट मोस्ट है तो मतलब ई प्लस ई लिख दिया तो इधर की साइड से, तो फिर इसके आगे अगर आप फिर से ई इंटू ई लिखोगे तो फिर इधर वाले ई को करोगे, तो मतलब राइट में रिप्लेसिंग चलेगी और लेफ्ट मोस्ट में लेफ्ट में। तो अगर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करने के बाद और राइट मोस्ट डेरिवेशन करने के बाद भी आपके दोनों मतलब सेम ग्रामर को जनरेट कर रहे हैं लेकिन दोनों के पास्ट ट्री डिफरेंट आ रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम एम्बिगुअस ग्रामर। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें क्या इन्होंने पहले यूज़ कर ली ई प्लस ई वाली ग्रामर, अब लेफ़्ट मोस्ट है तो फिर लेफ़्ट वाले को रिप्लेस करेंगे। अब हमें लेफ़्ट में क्या चाहिए, आईडी चाहिए, तो इन्होंने फिर ई की जगह आईडी ले ली, आईडी प्लस ई, ठीक है। अब फिर आईडी तो मिल गई हमें, अगली बारी में हमें क्या चाहिए, आईडी इंटू आईडी, तो हमने क्या करा, ई इंटू ई से ये वाला पार्ट रिप्लेस कर दिया, ठीक है, लेफ़्ट करते जा रहे हैं ना, तो फिर उसको भी आईडी इंटू आईडी कर दिया। अब राइट मोस्ट में हम राइट वाले को कर लेके चलेंगे, तो ई प्लस ई है तो हमने राइट वाले को रिप्लेस कर दिया ई इंटू ई से, ठीक है, ई इंटू ई से हमने रिप्लेस कर दिया, आईडी इंटू आईडी आ गया और फिर इसको कर दिया, मतलब पहले राइट वाले में राइट वाले को करा और लेफ़्ट वाले में लेफ़्ट वाले को करा, ठीक है। ऐसे आप इंटू का यूज़ करके भी कर सकते हो, लाइक ये आपका ई इंटू ई लिख दिया, फिर ई इंटू ई तो लिख दिया, अब आपको प्लस भी चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या करा, ई इंटू ई लिखने के बाद एक ई को ई प्लस ई से रिप्लेस कर दिया, और ये लेफ़्ट मोस्ट है तो लेफ़्ट वाली को करा, ये राइट मोस्ट है तो इसमें राइट वाली को करा, ठीक है, और फिर इसको आईडी से कर दिया, इसको आईडी से कर दिया और इसको मतलब सबको आईडी से कर दिया एट द एंड। तो आपका देखो वो जो आपका वो तो सेम ही आ रहा है, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, तो आईडी इंटू आईडी प्लस मतलब सेम ही है ना, एक तो प्लस तो आगे पीछे कहीं भी लगा लो, ठीक है, मतलब सेम चीज़ ग्रामर आ रही है। लेकिन अब देखो इनका पार्स ट्री अगर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा ई प्लस ई, दोनों का पार्स ट्री है ये, दोनों का लेफ्ट मोस्ट पार्स ट्री, लाइक ई प्लस ई और आईडी, मतलब क्या ऐसी कोई ग्रामर अगर जो दो डिफरेंट पार्स ट्री जनरेट कर रही है तो उसको एम्बिगुअस ग्रामर बोलेंगे। तो इसमें देखो दो डिफरेंट पार्स ट्री आ रहे हैं, है ना, देखो ऊपर वाले लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से एक पार्स ट्री ये आ रहा है और नीचे वाली से राइट मोस्ट मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से इस वाली से ये आ रहा है। तो मतलब अगर हम किसी ग्रामर को दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं और दोनों डिफरेंट पार्स ट्री जनरेट करें तो उसको एम्बिगुअस ग्रामर बोलते हैं। तो इसमें लाइक आपका ये वाला लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और ये वाला लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन दोनों डिफरेंट पार्स ट्री जनरेट कर रहे हैं, इसलिए ये एम्बिगुअस ग्रामर हो जाएगी, ठीक है। पार्स ट्री तो आपको जनरेट करना आता है ना, ये ई टेंड्स टू ई इंटू ई है तो ई इंटू ई, फिर हमने क्या किया था, इस वाले ई को ई प्लस ई से रिप्लेस कर दिया था तो ये लिख दिया, फिर हमने क्या किया था, सबको आईडी से कर दिया था। तो इस तरीके से आप पार्स ट्री बनाते हो। अब देखो एम्बिगुअस ग्रामर को आप एम्बिगुअस में कैसे कन्वर्ट करोगे ये देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है आपका, लाइक इसमें हम रिप्लेसिंग करते हैं, ठीक है, रिप्लेसिंग करते हैं जिससे हमारी ग्रामर एम्बिगुअस बन जाए। मतलब लाइक आपका ई प्लस ई और ई इंटू ई था तो हमने क्या करा, हमने रिप्लेस कर दिया आपका पहला ई को टी से, ठीक है, एक एक ग्रामर को लेके चला, ठीक है। तो हमने पहले ई को हमने टी से रिप्लेस कर दिया, तो हमने क्या लिखा, ई टेंड्स टू ई प्लस टी और फिर साइड में टी भी लिख दिया, ठीक है, जो उससे आप कर रहे हो उसको साइड में लिख दोगे, फिर अगली प्रोडक्शन उसी से स्टार्ट होगी। तो ई टेंड्स टू ई प्लस टी लिख दिया और टी, अब टी टेंड्स टू अगली प्रोडक्शन क्या है आपकी, ई इंटू ई, ठीक है। तो हमने इस वाले ई को टी माना है ना, तो टी टेंड्स टू टी इंटू एफ़ करा, इसको भी अभी पूरा नहीं लिया, ठीक है, नए नए प्रोडक्शन बनाने एक तरीके से, और यहाँ पे एफ़ ले रहे हैं तो यहाँ पे एफ़, और फिर एंड में एफ़ टेंड्स टू आई डी। तो एक तरीके से आपका
मतलब रिप्लेसिंग चल रही है। ई प्लस ई था तो उसको नॉर्मल नहीं लेके चले, ई प्लस ई को एक ई को टी से रिप्लेस कर दिया। अब टी से रिप्लेस कर दिया तो प्रोडक्शन में टी भी आ जाएगा। अब फिर अगली ग्रामर जो है ई इंटू ई है, तो टी टेंड्स टू टी, पहला ई तो हमने मतलब टी ई ले लिया ना यहाँ पे टी, तो टी इंटू ई लिखते हैं, लेकिन ई नहीं लिखा, एफ लिखा, ठीक है, और साइड में भी एफ, और एफ टेंड्स टू आई डी, ठीक है। इस तरीके से मतलब कि सिंपल है कि आपको रिप्लेस कर देने हैं किसी और नॉन टर्मिनल से, ठीक है, इस तरीके से। अब चलें आपके आगे पे। अगर ये समझ नहीं आया हो तो एक और बार देख लेना इसे, और नहीं तो फिर कमेंट कर देना, ठीक है। और लेफ़्ट रिकर्जन क्या होता है आपका? लेफ़्ट रिकर्जन में हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनल सिंबल जो होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं इटसेल्फ एट द, मतलब इस तरीके से होते हैं कि जो सबसे पहला सिंबल है ना वो वही है जो आप जनरेट कर रहा है ना, लाइक ए टेंड्स टू, जो इधर की साइड है वही है। तो इससे क्या होता है, बार बार ए आता रहता है लेफ़्ट में, तो ये लेफ़्ट रिकर्जन हो जाता है ना। मतलब कि इधर इसको आप अगर ब्रेक करोगे तो फिर से ए अल्फ़ा, फिर से ए अल्फ़ा, फिर से ए अल्फ़ा, तो ये आपका लेफ़्ट रिकर्जन को जनरेट करता है, ठीक है। मोर सिंबल इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। नॉन टर्मिनल सिंबल प्रोड्यूस इटसेल्फ एट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल, ओके। अब चलते हैं हम अपने लेफ़्ट रिकर्जन को कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा रूल होता है, लाइक आपका लेफ़्ट रिकर्जन ऐसा है ना, ए टेंड्स टू ए अल्फ़ा स्लैश बीटा, तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे ए टेंड्स टू बीटा ए डैश, मतलब जो आपका बीटा है इधर आपका जो भी है पहले आप उसको लिख दोगे ए टेंड्स टू बीटा, ठीक है, और ए डैश, इसको ए डैश कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, ए डैश टेंड्स टू एक एप्सिलॉन लिखोगे, और फिर यहाँ पे जो अल्फ़ा है उसके साथ ए डैश। तो ये मतलब ये रटने वाली चीज़ एक तरीके से, इसमें समझने का कुछ नहीं है। लाइक आपको क्या करना है, अगर आपकी ग्रामर ऐसी है, लेफ़्ट रिकर्सिव है, ए टेंड्स टू ए अल्फ़ा स्लैश बीटा, तो आपको क्या करना है, पहले आपको ए टेंड्स टू बीटा ए अल्फ़ा लिख देना है, मतलब बीटा ए डैश लिख देना है, ठीक है, इधर जो भी है उसके साथ ए डैश, और अगली लाइन में एप्सिलॉन और जो आपका अल्फ़ा है उसके साथ ए डैश, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी ग्रामर ये है, ठीक है, तो इसमें आपका लेफ़्ट रिकर्जन कौन सा प्रूफ वो है एल, और बाकी बचा हो गया आपका अल्फ़ा, और इधर की साइड जो भी है आपका वो हो गया आपका बीटा। तो हमारा क्या रूल था, एल टेंस टू हम लिखेंगे बीटा एल का डैश, ठीक है, तो एल टेंस टू बीटा एल का डैश, एल बीटा क्या हमारा एस, और नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखते थे, एक एप्सिलॉन और जो आपका अल्फ़ा है उसके साथ एल का डैश, तो अल्फ़ा हमारे क्या है कोमा एस और एल का डैश, ठीक है, ख़त्म। लेफ़्ट फैक्टरिंग क्या होती है हमारी, जब बहुत सारी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को हमें डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट करना। तो लाइक ये ग्रामर नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, इसमें हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि हमें कौन सा वाला वो लेनी है, मतलब कौन सी वाली प्रोडक्शन लेनी है। तो बहुत सारी सेम सी प्रोडक्शन हो, लाइक अल्फ़ा बीटा 1, अल्फ़ा बीटा 2, अल्फ़ा बीटा 3 ऐसे करके, है ना, मतलब कॉमन सी, तो हम उसे लेफ़्ट फैक्टरिंग बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं ए टेंड्स टू अल्फ़ा A1, तो मतलब एक तरीके से अल्फ़ा कॉमन है ना सब में, तो अल्फ़ा A1, ठीक है। अब A1 जो कॉमन के अलावा जो बचा वो हम सारी प्रोडक्शन लिख देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ पे आपका हम ले लेंगे, देखो क्या कॉमन है, IETS कॉमन है, IETS, ठीक है, IETS कॉमन है ना, तो IETS को ले लिया और उसके आगे एस डैश लगा दिया जाए, लाइक ए डैश है ना इधर, तो एस डैश, और बाकी वाली प्रोडक्शन को ऐसे लिख दिया जिसमें कुछ कॉमन नहीं है। फिर एस डैश टेंड्स टू जो बचा, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, पूरा कॉमन का ये पूरा ही है, तो एप्सिलॉन, और इसमें क्या बचा ES, तो एस डैश टेंड्स टू एप्सिलॉन ES, और ई टेंड्स टू बी, दूसरी वाली प्रोडक्शन एज इट इज़ लिख दी। तो मतलब जो कॉमन है वो ले लिया, उसके आगे एस डैश लगा दिया, और फिर अगली वाली प्रोडक्शन में जो उसमें से बच गया वो लिख दिया, ठीक है। कॉमन क्या था, IETS, उसके आगे एस डैश, और ए तो लिखना ही पड़ेगा, इसमें कुछ कॉमन थोड़ी है, जिसमें कॉमन हो उनको हटा देंगे, और फिर अगली लाइन में एप्सिलॉन और ES, एप्सिलॉन इसलिए आया क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं था इसको कॉमन लेने के बाद। तो ये आपकी लेफ़्ट फैक्टरिंग हो गई, जिसमें हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं। अब बात आती है आपकी पार्सर पे। तो पार्सर आपका क्या होता है, ये यूज़ होता है हमारा टू ब्रेक डाउन और हेल्प द कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड यूज़ इट, मतलब जो आपका इनपुट है उसको ब्रेक करना और कंप्यूटर जिससे अंडरस्टैंड करे। तो पार्सर आपके दो टाइप के होते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन हम टॉप से बॉटम तक चलते हैं, है ना, पूरे को बनाने के बाद जो हम नीचे चलते हैं, लाइक रूट से लीफ तक, ठीक है, पेरेंट से चाइल्ड तक। और बॉटम अप में हम चाइल्ड से पेरेंट तक चलते हैं,
ठीक है। ये कुछ टाइप के होते हैं। टॉप डाउन में आपकी विद बैक ट्रैकिंग होती है, मतलब हम पीछे जा सकते हैं, और ये विदाउट बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग में होते हैं आपके ब्रूट फोर्सिंग। ठीक है, ब्रूट फोर्सिंग मतलब लाइक कितने भी पॉसिबल केसेस आप बना के देख लो, बार बार ट्राई करके। तो इसमें आपके रिकर्सिव डिसीजन पार्सर आ जाता है, और विदाउट बैक ट्रैकिंग में आपका प्रेडिक्टिव पार्सर आ जाता है, जो को LL1 होता है। ठीक है, पार्सर वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। देखो, क्योंकि इसमें अगर दोबारा पढ़ाया तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इसमें आपको पार्सर ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगी, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डीप में समझाया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। ज़्यादा ना तो 2x पे देख लेना। ठीक है, 47 मिनट्स की वीडियो आई गेस, तो 2x पे देखोगे तो 20-25 मिनट में आराम से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो पार्सर वाली वीडियो ज़रूर देख लो। इसके लिए देखो, मैं पार्सर इसमें डीप में नहीं समझाऊंगी, इसीलिए ना तो आप देखोगे नहीं उसे। ठीक है, फिर है इसमें बॉटम अप पार्सर। बॉटम अप पार्सर में हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता है और LR पार्सर होते हैं, जो आपके पार्सर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसमें LR0, SLR1, LALR1 और CLR1, ये चारों पार्सर उस वीडियो में कवर्ड हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपका LR0 है, तो देखो LR0 मैं ऊपर से बताऊंगी, मैं पढ़ाया हुआ उसमें। देखो, पहले हम ग्रामर का ऑर्गुमेंट करते हैं। ग्रामर ऑर्गुमेंट करने का मतलब होता है लाइक S टेंड्स टू समथिंग है, जो आपकी फर्स्ट प्रोडक्शन है, उसमें आप ऐसे लिखोगे S डैश टेंड्स टू S। ठीक है, S डैश टेंड्स टू S। लाइक अगर आपकी पहली प्रोडक्शन A से स्टार्ट होती है, आप लिख देते A डैश टेंड्स टू A। फिर आप क्या करोगे, क्लोजर करोगे, ड्रॉ द DFA डायग्राम, तो उनकी क्लोजर फाइंड करोगे, DFA डायग्राम बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने ये लिख लिया। ठीक है, फिर आप करोगे ग्रामर को ऑर्गुमेंट करोगे। ऑर्गुमेंट कैसे करते हैं, मतलब जो आपकी पहली प्रोडक्शन है ना, उसके आगे डॉट लगा देते हैं। फिर डॉट लगाने के बाद जो आपके डॉट के आगे टर्मिनल लिखा हुआ है, उससे निकली हुई सारी प्रोडक्शन उसके नीचे लिख देंगे डॉट के साथ। फिर आपको क्या करना है, एक एक प्रोडक्शन को लेकर डॉट को एंड में शिफ्ट करना है। लाइक ये रहा। ठीक है, पहली में डॉट लगा दिया। अब हर एक में मतलब जो S से S आ गया, डॉट के बाद S है तो S वाली प्रोडक्शन भी ले ली, डॉट के बाद A है तो A वाली भी ले ली। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन A वाली तो लेनी है ना, तो डॉट B। तो ये आपका I नोट हो गया। अब हम जैसे जैसे चीज़ें करते जाएंगे, हमारे ये प्रोडक्शन नंबरिंग होती जाएगी। तो पहला हम करेंगे, पहली ग्रामर को लेके उसका डॉट एंड तक पहुँचाएंगे, तो ये हो गया S डैश टेंड्स टू S डॉट, और S डॉट के बाद कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसके साथ कोई और ग्रामर नहीं आएगी, तो ये आपका I1 हो गया। तो I1 आपका पूरा ट्रेवर्स हो गया। अब करेंगे दूसरे को, और जिसके लिए कर रहे हैं वो एरो पे लिख देंगे। अब दूसरे को करेंगे तो आ गया A डॉट A, डॉट के बाद A है तो A से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन है वो भी लिख दी। ठीक है, तो ये I2 हो गया। फिर I3 वाले के लिए करेंगे, फिर ऐसे ही I4 वाले के लिए करेंगे। अब जब तक करते रहेंगे जब तक सबके में एंड में ना पहुंच जाए। फिर एक्शन एंड गो टू टेबल बनाएंगे। वो कैसे बनेगी आपकी, कि लाइक देखो, आपका जो I नोट है, ठीक है, I नोट आपका S के लिए कहाँ जा रहा है, S के लिए आपका जा रहा है 1 पे। ठीक है, I1 पे, तो मतलब यहाँ पे जो गो टू टेबल में हम सिर्फ नंबर ही लिखेंगे, इसमें S4 S ऐसे लिखेंगे। मतलब जो शिफ्ट वाले हैं उसमें जो आपके टर्मिनल्स हैं उनके लिए हम शिफ्ट और रिड्यूस लिखते हैं, और इनके लिए सीधा नंबर लिखते हैं। और जो आपकी फर्स्ट होती है ना ऑर्गुमेंटेड, वो जहाँ पे हो रही है वहाँ पे जाके सिर्फ डॉलर के नीचे सेप्ट लिख देते हैं। लाइक यहाँ पे ये I1 में हो रही है, तो आपका सीधा जाके 1 में जाके डॉलर के नीचे सेप्ट लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये A के लिए कहाँ जा रही है, I3 पे, तो A के नीचे S3, V के लिए कहाँ जा रहा है, S4 पे। ऐसे ही आपका देखो, मैं डीप में नहीं समझा रही हूँ, पहले बता रही हूँ, उसमें जाकर देखना अच्छे से। ठीक है, फिर 3 जो होता है, 3 में देखो I3 जो है आपका, I3 आपका कैपिटल A के लिए कहाँ जा रहा है, 6 पे, तो कैपिटल A के नीचे 6 लिख दिया। और I3 आपका स्मॉल A के लिए कहाँ जा रहा है, अपने ऊपर ही आ रहा है, तो S3 लिख दिया। और B के लिए कहाँ जा रहा है, I4 पर, तो S4 लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे आपकी एक्शन एंड गो टू टेबल बन जाएगी। और एक चीज़ और, लाइक ये रिड्यूस वाले ऑपरेशन क्या है, लाइक आपको ग्रामर नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे आपके 3 हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो आपका एक इसमें जाके पूरे डॉट एंड तक पहुँच रहा है I5 में, तो 5 में जाके सारे में R1 लिख देंगे। अब आपकी दूसरी क्या है, R2, ये आपकी है R2, तो A जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे R2 लिख देंगे। तो ये हो रहा है आपका I6 में, तो यहाँ पे R2 लिख दिया। ऐसे R3 भी लिख देंगे। SLR1 पार्सर में क्या होता है, इसमें आपकी एक नई चीज़ हो जाती है, फॉलो निकालना। ठीक है, तो आपका सबका फॉलो निकाल लोगे। ठीक है, तो मतलब इसमें सिंपल ये है कि लाइक जो हम रिड्यूस वाली चीज़ें लिख रहे हैं ना, उसमें तो सब में लिख रहे हैं, इसमें जब रिड्यूस हम लिखेंगे तो उसी में लिखेंगे जो इसका फॉलो पार्ट है। लाइक पूरी टेबल वैसी बन जाएगी। फिर जब रिड्यूस लिखने की बात आएगी, लाइक ये वाला हमारा रिड्यूस हो गया T+E किस में हुआ है, I5 में हुआ है। तो I5 में हम पूरे में
R1 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ उसमें लिखेंगे जो उसका फॉलो पार्ट है। तो ई का फॉलो पार्ट क्या है, डॉलर, तो सिर्फ डॉलर में R1 लिखा, ठीक है। ऐसे ही आप 3 वाला देखो, तो ये है आपकी थर्ड प्रोडक्शन ID। तो ID किस में जाके हुई है, I3 में। तो I3 में पूरे में R3 नहीं लिखेंगे, बस उसके फॉलो पार्ट में लिखेंगे प्लस और डॉलर में। तो प्लस में और डॉलर में R3 लिख दिया, ठीक है। फॉलो निकालना मैंने उसी वीडियो में सिखाया, आप उसे देख लेना, ठीक है। फिर आपका आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर नहीं है उसमें, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर यहाँ देख लो। लाइक इसमें क्या होती है आपकी ऑपरेटर ग्रामर, क्या होती है आपकी, इसमें 2 एडजेसेंट वेरिएबल नहीं होने चाहिए, ठीक है, और एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। लाइक यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे 3 एडजेसेंट नॉन टर्मिनल है, तो ये ऑपरेटर ग्रामर नहीं है, ठीक है। इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो इसमें सिंबल है, लाइक ए टेंड्स टू प्लस और इनटू कर रहा है, तो ए को रिप्लेस कर दिया प्लस से, और मतलब दोनों की प्रोडक्शन ले ली जो आएंगी और रिल कर दिया। तो यहाँ पे ना अब एप्सिलॉन प्रोडक्शन है और ना यहाँ पे 2 नॉन टर्मिनल साथ में एडजेसेंट वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखो आपका एप्सिलॉन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसको मतलब ऑपरेटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, एप्सिलॉन रख के इसकी जगह जो प्रोडक्शन आ रही है सब लिख दो। तो देखो इसमें अगर इस वाले एस की जगह एप्सिलॉन लिखें तो क्या आएगा, इस वाले एस की जगह तो आएगा ASB, इस वाले एस की जगह लिखें तो क्या आएगा ABS, ठीक है। दोनों एस की जगह लिखें तो AB, ठीक है। पहला वाला हमने पूरा कर लिया, दूसरे में देख लेते हैं। इस वाले एस की जगह लिखें तो क्या आएगा BAS, दूसरे वाले की जगह तो BSA, ठीक है। ये छोटा आएगा A, ठीक है, और फिर BA। तो मतलब ये नॉन ऑपरेटर से ऑपरेटर में कन्वर्ट हो गई। अब आपको एक कंसेप्ट है लीडिंग और ट्रेलिंग फाइंड करना, ठीक है। लीडिंग और ट्रेलिंग हम कैसे फाइंड करते हैं, लीडिंग और ट्रेलिंग हम ऐसे फाइंड करते हैं, अगर आपका A टेंड्स टू अल्फ़ा A बीटा है, ठीक है, और अल्फ़ा आपका एक सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, अल्फ़ा आपका एक सिंगल वेरिएबल है, तो लीडिंग ऑफ A हो जाएगा आपका A, ठीक है। और इस ऐसी बीटा में बीटा है मतलब BA बीटा है, और आपका तो इसमें हो जाएगा लीडिंग ऑफ A इज इक्वल टू लीडिंग ऑफ B, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर है जैसे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका कि लीडिंग ऑफ S फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, लीडिंग ऑफ S फाइंड कर रहे हैं। तो देखो S है और A है, तो यहाँ पे लिखा है अल्फ़ा A बीटा, और अल्फ़ा एक सिंगल वेरिएबल है एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन मान लो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका लीडिंग ऑफ A हो जाएगा, तो A हो गया। ऐसे ही सब के लिए इसमें एप्सिलॉन मान लो पहले और A हो गया फिर सबका, तो इसका ये ओपनिंग ब्रेसेस हो गया, ठीक है। फिर आपका है T टेंड्स टू T, S, तो T टेंड्स टू T, S है आपका अगर, तो देखो T, S है, तो ये A बीटा मान लो इसे, ठीक है, BA बीटा मान लिया तुमने। तो इसमें क्या होगा कि लीडिंग ऑफ A इज इक्वल टू लीडिंग ऑफ B, या फिर ये मानो देखो अल्फ़ा A बीटा, ठीक है, और अल्फ़ा एक सिंगल वेरिएबल है, एप्सिलॉन है, तो सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा A, तो कोमा आ गया, ठीक है। फिर इसमें क्या है, सिर्फ S है, तो अगर हमारा ये टेंड कर रहा है A टेंड्स टू BA बीटा, तो मतलब T टेंड्स टू S, तो S वाले प्रोडक्शन भी इसके अंदर आ जाएंगे, तो कोमा A और ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपका एक ट्रेलिंग का कंसेप्ट होता है। ट्रेलिंग हम देखते हैं पीछे से, लीडिंग हमारा आगे से, तो मतलब बिल्कुल सेम है लेकिन बस पीछे से देखेंगे। लाइक इसमें उसमें अल्फ़ा देख रहे थे, बीटा एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, या एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है, तो A हो जाएगा। और ऐसे ही इसमें अल्फ़ा A बीटा, तो ट्रेलिंग अगर B है आपका पीछे कोई नॉन टर्मिनल ही है, तो आपका ट्रेलिंग ऑफ वो उसके इक्वल हो जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें शायद आपका ये भी आएगा, ठीक है। एक बार मैं इसे ना क्रॉस चेक करूँगी, पर जो मेरे को समझ आ रहा है वो आपको समझा रहे हो। देखो इसमें क्या होता है आपका कि वही चीज़ देख रहे हैं, तो इसमें देखो अल्फ़ा A बीटा, तो बीटा आपका एप्सिलॉन हुआ यहाँ पे, तो A आ गया, ऐसे ही इसमें A आ गया, ऐसे ही इसमें पीछे बीटा मान लो, तो बीटा आपका अगर हम एप्सिलॉन मान के चलें तो ये हो गया, तो मतलब उस ऊपर वाले की तरह पूरा सेम, ठीक है। फिर ट्रेलिंग ऑफ T निकालें, तो देखो T टेंड्स टू T, S, ठीक है। T, S मतलब कि आपका अल्फ़ा A बीटा, T आपका एक सिंगल वेरिएबल है, तो आपका कोमा आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, कोमा आ जाएगा। अब कोमा आने के बाद देखो फिर आपका S, ठीक है। अब मैंने बताया था अगर ऐसी कंडीशन आए अल्फ़ा A बीटा, मतलब पीछे एंड में नॉन टर्मिनल है, तो उसका ट्रेलिंग उसके ट्रेलिंग इक्वल हो जाता है। जो S में ट्रेलिंग आए ना सारे, वो इसमें भी आ जाएंगे फिर, ठीक है। ये एक बार और देख लेना अच्छे से, ठीक है।
फिर है आपका CLR पार्सर। देखो CLR पार्सर क्या होता है, CLR पार्सर में हम साथ साथ में फॉलो पार्ट निकाल के चलते हैं, ठीक है, ये भी कवर है उस वीडियो में। तो इसमें क्या होता है, साथ में फॉलो पार्ट निकाल के चलते हैं। लाइक हम जब आर्गुमेंट कर रहे हैं ग्रामर, तो लाइक इसमें देखो डॉट एस, तो एस का हमारा फॉलो क्या होता है, तो एस का फॉलो वो होगा जो पेरेंट का होगा, और एस डैश का हम डॉलर ही मान के चलते हैं। अब इसमें देखो डॉट ए, ठीक है, ये वाली ग्रामर किससे आई, इससे आई, ठीक है, इसका वो क्या है, डॉट ए का फॉल मतलब कि इसमें इसका वो क्या होगा, डॉलर, मतलब एस का तो डॉलर ही होगा ना, एस का और एस डैश का डॉलर ही होगा, ठीक है। फिर आपका देखो ये इसके लिए देखेंगे, तो ये वाली प्रोडक्शन आपकी कहाँ से आई, यहाँ से आई, इसका फॉलो क्या है ए। अब ये देखो ये वाली प्रोडक्शन आपकी कहाँ से आई, यहाँ से, इसका फॉलो क्या है बी। तो ऐसे करके अब इनको भी करते जाएंगे, ठीक है। अब जिनके फॉलो पार्ट डिफरेंट होंगे वो अलग से एग्जीक्यूट होंगे, ये नहीं कि सेम ग्रामर है तो हो जाएगा। लाइक ये देखो आपका यहाँ पे इसमें ऐसा कोई एग्जांपल है जिसका फॉलो पार्ट डिफरेंट हो, इसमें नहीं है, लेकिन आप देखो कि लाइक अगर इसका डॉलर है, ठीक है, एस डॉट डॉलर है, और हम मतलब यहाँ से देखो अगर हमारे पास डॉट एस कोमा डॉलर है और डॉट एस कोमा ए है, तो दोनों को अलग अलग करेंगे क्योंकि उनका फॉलो डिफरेंट है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ईजी हो जाती है कि आपको जो ये चीज़ें लिखनी है ना रिड्यूस वाली, आप डॉलर वाले पार्ट में लिखोगे। लाइक डॉट ए है तो ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो आई नोट में आप ये कौन सी प्रोडक्शन है, R3 है, ठीक है, 3 है ना ये, तो उसमें R3 लिख दोगे, ओके। और लाइक शिफ्ट 4 मतलब कि आपका सेकंड वाला I2 स्मॉल ए के लिए कहाँ जा रहा है, 4 पर, तो ये चीज़ तो सेम ही है, ठीक है। ये उस वीडियो से देखो समझ लेना, वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर मैंने इसमें डीप में समझाया तो, ठीक है। फिर आपका है ये यही वाला एक और एग्जांपल है, ये प्रैक्टिस कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। LLR पार्सर में क्या होता है, ये आपका CLR पार्सर की तरह होता है, बस क्या होता है जो मैंने बताया ना कि हम सेम, अच्छा इसमें वो वैसा वाला एग्जांपल है, लाइक ये देखो इसके फॉलो में कोमा C और D है, मतलब कि ढूंढो ज़रा, होगा तो सही वाला, हाँ लाइक देखो A टेंस टू नहीं है, B टेंस टू है, इसमें मुझको नहीं दिख रहा है कहीं, जब दिखेगा जब बताते हैं, चलो ठीक है, अभी नहीं दिख रहा है मुझे कहीं ऐसा कोई प्रोडक्शन, ओके चलो तो छोड़ो। LLR में क्या होता है, लाइक जो आपके सेम होते हैं उनको हम मर्ज करके लिख देते हैं, ठीक है, ये तो बहुत अच्छे समझाया हुआ है उसमें। लाइक आपका देखो कि यहाँ पे देखो आपका ये जो है मतलब कि ये कर दिया सारा सबके वो निकाल दिए, और फिर आपका ये इसके वो टेंड कर दिया, मतलब सब में डॉट एंड तक पहुँचाना है। और लाइक इसमें ऐसा है ना, लाइक ये है तो डॉट ए, तो ये वाला ए किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से, हाँ यहाँ से आ जाएगा शायद, ये देखो ये डॉट ए है और कोमा ए है इसके पीछे, लेकिन ये डॉट है और कोमा बी है, तो अगर हम इनको करते ना, इनके में भी कुछ ऐसा होता है डॉट पीछे ले जाना, तो इनको अलग अलग करते, ठीक है, इन दोनों को अलग ट्रीट करते CLR में, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से चलते जाएंगे। अब आपका CLR में क्या होता है, CLR में ये होता है आपका, मतलब LLR में इसमें तो कोई ऐसी प्रोडक्शन नहीं थी जो सेम हो, उसमें ना मर्ज करके लिख देते हैं। अगर आपकी जैसे ये वाली प्रोडक्शन और ये वाली प्रोडक्शन सेम है तो 0-4 लिख देंगे, ठीक है। ये आप उस वीडियो से देख के आओ चलो जल्दी से। लेकिन इसमें देखो, इसमें आपका 6th वाला देखो, 3 वाला और 6 वाला, ठीक है। थर्ड प्रोडक्शन कहाँ है आपकी, ये रही, ठीक है। 6th प्रोडक्शन कहाँ है आपकी, ये रही। तो देखो दोनों सेम है, बस दोनों का डॉलर पार्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें I3, ये CLR की टेबल है, CLR की टेबल से LLR की टेबल बनती है। I3 और I6 को मर्ज कर देंगे, तो 3 6 लिख दिया, और दोनों की प्रोडक्शन S3 और 6 लिख दी, 4 और 7 लिख दी, और 8 और 9 लिख दी। तो इस तरीके से इसमें मर्जिंग चलती है, ठीक है। और फिर जहाँ पे भी 3 है वहाँ 6 कर देंगे उसके साथ, जहाँ 4 है उसके साथ 7 कर देंगे, ऐसे करके, ठीक है, मतलब मर्जिंग चलती है। एक एग्जांपल और लूँ तो लाइक आपका ले लो 4 और 7 ले लो, तो 4 और 7 लो अगर आप, देखो इसमें वो वाला एग्जांपल समझ आ रहा है कि अलग अलग लिख के चल रहे हैं। लाइक इसमें एक /B था तो इसको अलग किया, और इसमें डॉलर था एंड में तो इसको अलग किया, ठीक है। और इसमें लाइक 4 और 7 देख रहे हैं हम, 4 ये है आपका और 7 आपका ये है, 4 आपका ये है और 7 ये है, तो B डॉट एक /B और इसमें डॉलर है, तो दोनों सेम है।
और इनका फॉलो पार्ट डिफरेंट है, तो 4 और 7 को भी मर्ज कर देंगे और लिख देंगे। ठीक है, अब आपकी शिफ्ट रिड्यूसिंग पार्सिंग, तो ये आपकी टेक्निक होती है स्ट्रिंग को पार्स करने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, आप एक स्टैक बनाते हैं जिसमें आप सिंबल पुश करते रहते हैं, और ये एक्शन है जो आप कर रहे हो और ये आपकी स्ट्रिंग है। तो ये अगर एंड में यहाँ डॉलर आ जाए तो हम मानते हैं कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, तो ई स्टैंड्स टू ई प्लस ई है, और यहाँ पे देखो, तो पहले हम स्टैक में डॉलर लेके चलेंगे और फिर हम पुश करेंगे इधर की साइड से। ठीक है, तो हमने करा शिफ्ट आईडी। शिफ्ट आईडी का मतलब है कि इसके अंदर आईडी पहुंच गया। ठीक है, हम बैकवर्ड चलेंगे, लाइक समझ आ जाएगा आपको, शिफ्ट आईडी। ठीक है, फिर अगर ऐसी कोई प्रोडक्शन है जिससे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं तो हम कर देंगे। तो यहाँ पे आईडी ई से रिप्लेस हो सकती है, तो हमने कर दिया ई टेंड्स टू आईडी, तो यहाँ पे ई आ गया। अब फिर ऐसा कुछ है नहीं जो हम रिप्लेस कर सके, तो फिर हम करेंगे शिफ्ट स्टार, तो स्टार यहाँ आ गया। ठीक है, फिर से हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम यहाँ से रिप्लेस कर सकें। फिर आएगा शिफ्ट पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस कर दिया। फिर शिफ्ट आईडी, आईडी कर दिया। अब हम आईडी को ई से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ई लिख दिया। ठीक है, फिर ऐसा कुछ नहीं है जो हम करें, तो शिफ्ट प्लस कर दिया। फिर प्लस करने के बाद शिफ्ट आईडी कर दिया। ठीक है, अब आईडी आ गया, आईडी को हम ई से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ई टेंड्स टू आईडी। ठीक है, आईडी करने के बाद फिर हमने ये देखो ई प्लस ई आ गया ना यहाँ पे, ई प्लस ई को हम देखो प्रोडक्शन में देखो ई से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमने ई से रिप्लेस कर दिया, तो अब ये आ गया। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया, अब इसको भी हम ई से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमने ई से रिप्लेस कर दिया, तो अब आ गया ई इंटू ई। तो ई इंटू ई आने के बाद ई इंटू ई को भी तो हम आई डी से ई से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम ई से रिप्लेस कर दिया, तो ये आपका पूरा ट्रिवर्स हो गया, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। तो ये वाला ना एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना, इसमें मतलब कुछ नहीं है, आपको शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते जाने हैं और स्टैक में रिप्लेस करते जाने हैं, है ना, इस तरीके से कि आपकी इनपुट स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाए। अब है आपका सिंटेक्स डायरेक्टर ट्रांसलेशन। इसमें आप क्या बनाते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लाइक इसमें एनोटेटेड पार्स ट्री बनाना है यहाँ पे। ठीक है, एनोटेटेड पार्स ट्री, तो ये रूल यूज़ करता है लेक्सिकल वैल्यू ऑफ नोट्स, मतलब कि लेक्सिकल वैल्यू ये कॉन्स्टेंट्स और एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद नॉन टर्मिनल्स। ये बहुत सिंपल चीज़ है, लाइक इसमें क्या करना है आपको, जो आपकी प्रोडक्शन है ना, जब भी आपका ऐसे आए कि आपको सिंटेक्स डायरेक्टर डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, तो आपका ई टेंड्स टू ई प्लस टी है, तो आपको क्या करना है, ई डॉट वैल्यू इजिकल टू ई डॉट वैल्यू डॉट प्लस टी डॉट वैल्यू। ठीक है, ई टेंड्स टू टी है तो ई डॉट वैल्यू टी डॉट वैल्यू सबके साथ वैल्यू लगा दो, और जो आपको न्यूमेरिकल है उसके बाद में डॉट लेक्सिकल लगा दो। तो वही तो यहाँ लिख रही है कि लेक्सिकल वैल्यू ऑफ नोड, पहला कॉन्स्टेंट्स और एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, फिर एनोटेटेड पार्स ट्री बनाएंगे। एनोटेटेड पार्स ट्री में कुछ नहीं है, जैसे आप नॉर्मल पार्स ट्री बनाते हो ना, बस वो बनाना है कि ई आपका ब्रेक हो रहा है ई प्लस टी में, और बस उनके साथ साथ उनकी वैल्यू लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो इसमें क्या था आपका, जैसे पार्स ट्री है तो ई टेंड्स टू, जैसे ये इसका है ना 4 प्लस इंटू 7 प्लस 3। ठीक है, तो आपका देखो 4 इंटू 7 और 3, देखो इसमें आपकी वैल्यू लिखते हुए चलाइए कि फाइनल क्या है, 4 7 से कितने होते हैं आपके, जो आपके 4 7 से प्लस 3 इंटू 9 करके आएगा वो आपकी वैल्यू यहाँ मतलब फाइनल। ठीक है, फिर इधर का पार्ट लिया है। ठीक है, 4 इंटू 7, तो ई इंटू, इसमें मतलब इससे देख के चलेंगे, इन वाले रूल से थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अब देखो पहला है आपका प्लस कर रहे हैं दोनों को, तो ई जो आएगा आपका वो आएगा ये वाली प्रोडक्शन से ई प्लस टी, तो ई प्लस टी लिख दिया। अब इस वाले को पूरे को करके 55 आएगा, वाइल इस पूरे को करके 4 7 से 28 वो इधर आएगा, और 3 9 से 27 वो इधर आएगा। ठीक है, अभी ना फर्दर 4 इंटू 7 बनाना है, तो ये वाली प्रोडक्शन ले लेंगे टी इंटू एफ, तो ई टेंड्स टू पहले करेंगे टी। ठीक है, ई टेंड्स टू टी, और फिर टी को फर्दर ब्रेक कर दिया टी इंटू एफ में। ऐसे ही यहाँ पे इधर भी आपको वही चाहिए, तो पहले ई टेंड्स टू टी और टी इंटू एफ। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, दोनों में न्यूमेरिक वाली वैल्यू चाहिए, तो दोनों टी टेंड्स टू एफ फिर न्यूमेरिकल, एफ टेंड्स टू न्यूमेरिकल, मतलब कि वो ये आपको बहुत ईजी है। ठीक है, और सबके ऊपर उनकी वैल्यू लिखते हुए चलना है, तो ये आपका एनोटेटेड पार्स ट्री हो गया। अगर आपका आए कि सिंटेक्स डेफिनेशन लिखो तो ये लिखोगे और फिर पार्स ट्री बना दोगे। फिर आपका 2 टाइप के पार्स ट्री होते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट आपका ज़्यादा डिटेल्ड होता है। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ ये सब भी प्रोवाइड करता है, लाइक यहाँ पे इनने ये लिखा और वैल्यूज़ लिख दी सारी नोट्स पे। पर ये वाला आपका नॉर्मल होता है कि आपके पास 2 + 3 है तो प्लस ऊपर कर दिया 2 और 3। ठीक है, ये डिटेल कंस्ट्रक्शन होता है, और ये बस टर्मिनल यूज़ करते हैं हम पार्स ट्री बनाने के लिए। अब आपके 2 टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड। सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट वो होते हैं जो पेरेंट अपने चिल्ड्रन पर डिपेंड हो। ठीक है, इनहेरिट क्या होते हैं, जो आपके पेरेंट हैं
मतलब ऐसे एट्रीब्यूट जो डिपेंड करते हैं आपके पेरेंट पे भी और सिबलिंग पे भी, है ना। तो लाइक EP आपका पेरेंट है और T आपका सिबलिंग है। तो ये तो बस अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट इनहेरिट जो है आपके, वो आपके चिल्ड्रन और सिबलिंग नोड दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो सच एट्रीब्यूट दैट डिपेंड्स ऑन पेरेंट एंड सिबलिंग एट्रीब्यूट्स, मतलब कि जो पेरेंट और सिबलिंग दोनों पे डिपेंड करें ऐसे एट्रीब्यूट, ठीक है। वाइल इसमें क्या था, सच एट्रीब्यूट्स दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द एट्रीब्यूट ऑफ देयर चिल्ड्रन वैल्यू। तो सिंथेसाइज्ड जो चिल्ड्रन पे डिपेंड करें और इनहेरिट जो पेरेंट और सिबलिंग पे डिपेंड करें। अब टाइप्स ऑफ SDT क्या होते हैं, एस एट्रीब्यूट होता है, एक एल एट्रीब्यूट होता है। एस एट्रीब्यूट वो होता है जो एस एट्रीब्यूट को ही फॉलो करे, लाइक वी यूज़ ओनली सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, इट्स कॉल्ड एस एट्रीब्यूटेड SDT, ठीक है। और ये बॉटम ऑफ पार्सिंग में एवेल्यूएट होते हैं, लाइक क्योंकि देखो एज द वैल्यू ऑफ पेरेंट नोड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ चाइल्ड नोड, तो ये बॉटम अप होते हैं। पेरेंट ऊपर है और चाइल्ड नीचे है, तो चाइल्ड के ऊपर ही तो ऊपर वाली वैल्यू डिपेंड होगी, लाइक ऊपर हमने कैलकुलेशन जो करी थी, तो चाइल्डों के ऊपर ही तो ऊपर वाली वैल्यू डिपेंड है ना। फिर आपके एल एट्रीब्यूट वो होते हैं जो सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड दोनों एट्रीब्यूट का यूज़ करें, ठीक है, विद रेस्ट्रिक्शन दैट इनहेरिटेड वैल्यू एट्रीब्यूट्स कैन इनहेरिट वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट सिबलिंग ओनली। तो बस एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो इनहेरिटेड है वो लेफ्ट सिबलिंग से ही अपनी वैल्यू को ले सकते हैं, ठीक है। वाइल एल एट्रीब्यूट वो होता है जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो लाइक ये रहा एस एट्रीब्यूट, एल एट्रीब्यूट, ठीक है। अब आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आपका क्या होता है, वही वाला जो फोर्थ फेज में हमने पढ़ा था कि बीच का कोड जनरेट करना। तो ये कुछ टाइप का होता है, लाइक लीनियर फॉर्म, ट्री फॉर्म। लीनियर फॉर्म में हमारा पोस्ट फिक्स आ जाएगा, 3 एड्रेस कोड आ जाएगा, और ट्री फॉर्म में हमारा सिंटेक्स ट्री और डैग आ जाएगा। ये हम डैग बनाना सीखेंगे अभी, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड समझ आ गया आपको। तो लीनियर फॉर्म और ट्री फॉर्म। अब देखो इसमें आपको 3 एड्रेस कोड जनरेट करना है। तो 3 एड्रेस कोड जनरेट करने का हमारा 2 टाइप होते हैं, क्वाड्रपल और ट्रिपल। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ है। देखो ऑर्डर डज नॉट मैटर, मोर स्पेस कंज्यूमिंग यू कैन मूव। लाइक इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम नंबरिंग कर देंगे इधर की साइड 0 1 2 3 4, फिर हम लिखेंगे ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2 और रिजल्ट, ठीक है। ऑपरेटर 1 में हम क्या, मतलब ऑपरेटर में क्या लिखेंगे, हम ऑपरेटर लिखेंगे सारे, और ऑपरेटर 1 में लिखेंगे हम जो ऑपरेंड आपका A और फिर B, और रिजल्ट में जिसमें वो स्टोर हो रहा है। काफ़ी ईजी है ना ये तो। देखो दूसरा देखो माइनस है तो माइनस लिख दिया, और ऑपरेटर बस एक ही है तो T1 लिख दिया, दूसरा ब्लैंक छोड़ दिया, और किस में स्टोर हो रहा है T2 में, तो वो लिख दिया। ऐसे आप ये डेल वाला देखो, ऑपरेटर क्या आपका प्लस ये यहाँ पे T2 आ जाएगा, यहाँ पे T4 आ जाएगा, किस में स्टोर हो रहा है T5 में, तो ये आपका क्वाड्रपल हो गया। ट्रिपल में क्या करते हैं हम, ट्रिपल में ऑर्डर मैटर करता है, तो आप स्टेटमेंट्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, लेस स्पेस कंज्यूमिंग है। तो इसमें देखो सिंपल है कि जो आप ऊपर कर रहे हो ना, बस इसमें रिजल्ट नहीं है। तो देखो ऊपर जो कर रहे हो ना, अगर आपके नॉन टर्मिनल्स हैं, मतलब टर्मिनल्स हैं लाइक A और B, तो उनको ऐसे लिख दोगे। लेकिन अगर जहाँ पे आपकी ये प्रोडक्शन यूज़ हो रही है लाइक T1, तो हम क्वाड्रपल वाली टेबल से देखेंगे कि T1 हमारा कौन से वाले में रिजल्ट के लिए यूज़ हुआ है, 0 में, तो हम 0 लिख दिया। मतलब पूरी टेबल सेम है, लेकिन यहाँ पे CD है, CD लिख दिया, यहाँ E है तो कुछ नहीं है, यहाँ पे T3 है, तो क्वाड्रपल वाली टेबल में देखेंगे T3 कौन सी वाली प्रोडक्शन का रिजल्ट था, T2 का, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे T2 है तो T2 किस में है, 1 में, तो 1 लिख दिया। T4 है तो 4 किस में, 3 में। तो सिंपल है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सेम। बस अगर टी वाले आ रहे हैं, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्शन, वो वाले आ रहे हैं, तो उन्हें देख लेंगे वो क्वाड्रपल वाली टेबल से भी कौन से वाले का रिजल्ट है वो लिख देंगे, ठीक है। टैग आ गया। अब इसमें क्या है, इसमें नॉर्मल जो हमारी नंबरिंग है ना, उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक 100 कर दिया 0 को, 1011 को, 2 को, ये मतलब नॉर्मल है ये, ठीक है। इनडायरेक्ट ट्रिपल लिमिटेशन क्या है इनकी, 2 मेमोरी रेफरेंसेस रिक्वायर होते हैं इसमें। और एडवांटेजेस क्या हैं, आप स्टेटमेंट्स को मूव कर सकते हो लाइक क्वाड्रपल में। बैक ट्रैकिंग क्या होती है, बैक ट्रैकिंग हमारी यूज़ होती है लाइक हम टेबल को खाली छोड़ सकते हैं और फिल कर सकते हैं उन्हें बाद में, ठीक है। उसे बोलते हैं बैक पैचिंग, सॉरी ये बैक पैचिंग था, ठीक है। बैक ट्रैकिंग तो वो होता है कि बार बार अगर आप एक प्रोडक्शन पे पहुंच गए तो आप पीछे जाके, अगर वो प्रोडक्शन गलत है तो आप पीछे जाके दूसरी प्रोडक्शन पे जा सकते हो, ठीक है। तो आपका ये है तुम्हारा, देखो अब इसमें मतलब बैक पैचिंग होता है कि खाली छोड़ना और बाद में फिल करना। लाइक आपके जो ये वाली प्रोडक्शंस होते हैं ना, आप ऐसे लिखते हो, ये आपके दे रखा है इफ़ A इज़ लेस देन B, तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। तो इसमें कैसे लिखते हैं, तो आप लिख दोगे पहले जो कंडीशन है इफ़ A इज़ लेस देन B गो टू, फिर इसको ब्लैंक छोड़ दोगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि अगली जो स्टेटमेंट है ट्रू वाली वो किस में आएगी, ठीक है। ये लिखने के बाद आप गो टू करोगे ब्लैंक, और फिर जो फॉल्स वाली कंडीशन है वो लिख दोगे। फॉल्स लिखने के बाद फिर जो जहाँ जाएगा वो भी नहीं पता हमें,
तो वो आप गो टू और ब्लैंक छोड़ दोगे। फिर इसके बाद आप लिखोगे ट्रू वाली कंडीशन t इजिकल टू 1, और यहाँ पे साथ में नंबरिंग चल रही है। अब हमें मिल गई ट्रू वाली कंडीशन, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये गो टू 4 पे पहुँच जाएगा, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है तो हमें ये भी मिल गया कि ये बाहर कहाँ जाएगा, गो टू 5। तो ये बाद में फिल करा आपने, पहले ब्लैंक छोड़ा फिर बाद में फिल करा। ऐसे ही इसमें देखो, अगर a लेस देन b है, कंडीशन ट्रू है, तो गो टू और फिर ब्लैंक छोड़ दिया, अभी नहीं पता हमें कहाँ जाएगा, ठीक है, 4 बाद में फिल किया है। अब फिर देख लो फॉल्स कंडीशन, तो t इजिकल टू 1 हमारी फॉल्स कंडीशन है। फॉल्स कंडीशन के बाद कहाँ जाएगा, गो टू और ब्लैंक छोड़ दिया, अभी नहीं पता हमें कहाँ जाएगा, ठीक है। फिर देखो, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर उसका करेंगे, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये चेक करेगा, ठीक है। तो इफ़ c इज़ लेस देन d, गो टू कहाँ जाएगा अभी नहीं पता हमें, लेकिन इसका पता लग गया हमें कि अगर ये ट्रू है तो कहाँ पे जाएगा, 4 पे जाएगा, ठीक है। अब देखो, फिर इसका भी फॉल्स का लिखेंगे, ठीक है। ट्रू का लिखने के बाद फॉल्स का लिखते हैं, मतलब लाइक कंडीशन लिखने के बाद उसका फॉल्स का लिखते हैं, फिर ट्रू का लिखते हैं। तो अगर ये फॉल्स हुआ तो कहाँ जाएगा, t इजिकल टू 0 पे, वो हमने ऊपर लिख रखा है, तो गो टू 2, ठीक है। और अगर ट्रू हो तो t इजिकल टू 1 हो जाएगा, तो गो टू 6 लिख दिया, और 7 हमारा कुछ भी नहीं है, तो अगर वो ये जैसे फॉल्स वाली कंडीशन है ना, तो वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा। सिंटेक्स डायरेक्टेड क्या होता है, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स होता है, मतलब इसमें ऐसा होता है कि नॉर्मल आपको ना ट्री बनाना है एक तरीके से, ज़बरदस्ती आपको पोस्ट फिक्स दिखाना है उसका। लाइक पोस्ट फिक्स क्या होता है, 3 + 4 × 5 है, तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेशन आपका 5 के बाद आ जाएगा, प्लस आपका यहाँ आ जाएगा, तो आपको पहले नॉर्मल वही ग्राफ दिखाना है, ठीक है, बनाना है, ठीक है। फिर आपको थोड़ी सी थ्योरी लिख देना इसके बारे में कि लाइक ये हमने बना दिया, तो मैं ऐसे लेते हुए चलेंगे कि नम इधर से ले लिया, फिर इधर से नम ले लिया, तो 3 4 5 आ गया, फिर हम ऊपर चलेंगे वापस, तो पहले इंटू आ गया, फिर प्लस आ गया, तो ये आपका पोस्ट फिक्स हो गया। तो इस तरीके से थोड़ी थ्योरी लिख देना, ये वाला ट्री तो सेम ही है वही, इस तरीके से बना के, और ये लिख देना, ये थोड़ा छोटा सा कोड। लाइक हम क्या करेंगे, पहले प्रिंट प्लस, ठीक है, प्रिंट प्लस, ठीक है, फिर खाली, फिर प्रिंट इंटू, ठीक है, फिर ये दोनों खाली, और फिर प्रिंट लेक्स वैल्यू। तो ये थोड़ी सी ग्रामर है, इसको देख लेना, कुछ है थोड़ी, बस प्रिंट ही तो करवा रहा है वो जो है, ठीक है। तो ये आपका सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन हो गया फिक्स टू पोस्ट फिक्स के लिए। अब देखो डैग कैसे बनाते हैं, तो डैग आपका नॉर्मल होता है, आप बनाते जाओ, ठीक है, और फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो दोबारा यूज़ हो रही है तो उससे एरो बना दो, नया मत बनाओ प्रोडक्शन। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने ब्रैकेट वाला पहले सोल्व करा, b - c, तो b इधर लिख दिया, c इधर लिख दिया, माइनस इधर लिख दिया, ठीक है। अब b - c आपका यहाँ भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, तो हमने इसी से निकाल दिया, ठीक है, दोनों के लिए। तो हम कहाँ थे, हम थे डैग पे। देखो ये जब मैंने पढ़ा दिया था और गलती से मेमोरी स्टोरेज फुल हो गई, मैंने चेक नहीं करा, रिकॉर्डिंग रुक गई और मैं पढ़ाती गई, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था, और ये मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। देख लो आपकी दीदी कितनी मेहनत करती है, और आप लाइक तक नहीं करते हो, कमेंट तक नहीं करते हो अच्छे, ठीक है, गंदे बच्चे। चलो कहाँ थे हम, यहाँ थे शायद, ये कंप्लीट हो गया था, अब ये है। तो डैग क्या होता है, मतलब कि हम उनको रीयूज़ करते हुए चलते हैं। हाँ दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, कोई नहीं, चलो आपके लिए इतना तो बनता है। ओके देखो, a इजिकल टू b + c है, तो b और c इधर आ गया, प्लस लिख दिया, तो मतलब इन दोनों को प्लस करके आ रहा है a, ठीक है। फिर है a - d, तो हमने इसी को यूज़ करके a - d लिखा और फिर वो b हो गया। फिर है b + c, तो b इधर है, ठीक है, c को यहीं से ले लिया और फिर प्लस का साइन लगा के c लिख दिया। अब a - d ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोमा कर चुके हैं, कोमा d लिख दिया, ठीक है। अब इस पे आए तो इस पे देखो b × c, तो b × c लिख दिया, फिर a + b है, ठीक है, तो b इधर से ले लिया और प्लस लगा के लिख दिया। अब फिर b × c है, तो b × c हमारा फिर से b है ना, तो b हो गया। अब e - d, तो e इधर है आपका, d इधर है, तो -a, ठीक है। तो डैग आपका यही होता है कि कैलकुलेट कर दो और अगर कॉमन चीज़ें हैं तो उनको थोड़ा ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने पेपर पे। तो यहाँ पे देखो मैंने सोल्व कर रखा है, मेरे को दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। देखो ये पेपर है आपका 2023-24 का। तो इसमें क्या करना है आपको, पहली चीज़ जो है इसमें आपको करना है क्रिएट अ बेसिक ब्लॉक विद द फॉलोइंग 3 इंस्ट्रक्शंस। तो बेसिक ब्लॉक बनाना है इन 3 फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन से। तो पहले जो आपको ग्रामर दी गई है ना, x इक्वल टू ये, इनका बना दो, ठीक है। a बना दिया, a + b और प्लस का साइन, ठीक है। फिर x × c, ठीक है। तो x वाला जो आपका आया उसमें उल्टे का साइन और c, ठीक है। और फिर y इक्वल टू z, मतलब z इक्वल टू y - d है, तो y से जो आपका निकल के आया था बस माइनस साइन और d। तो इसमें ऐसा कहीं है नहीं कि आपने कोई सबट्री रिपीट करा हो, है ना, और कोई आइडेंटिकल सबट्री भी नहीं है। तो क्या है, ये फाइनली ऑप्टिमाइज्ड ही है, ठीक है। इसमें बोला है ना कि उसको ऑप्टिमाइज़ भी करना है, तो बेसिक ब्लॉक तो आपने बना दिया, फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इसमें कुछ है नहीं। अब देखो
इसमें भी आपको बनाना है डैग बनाना है, तो डैग सिंपल है, वही चीज़। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, 7 मार्क का ये, बस थोड़ी सी थ्योरी लिख देना इसके साथ, क्योंकि कम है ना 7 नंबर, वो इस पर कैसे देगा। ठीक है, तो a+b है तो a+b बना दिया, x लिख दिया, और c-d है ये लिख दिया, y, और इन दोनों का यूज़ करके z बन रहा है, तो वो आपने बना दिया। अब सिंबल टेबल आपकी क्या होती है, सिंबल टेबल होती है हमारी ऐसे सिंबल को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो उसमें कैसे स्टोर करते हैं, लाइक इसमें स्टैटिक इंट a है, तो क्या है एट्रीब्यूट टाइप क्या है, स्टैटिक, ए टाइप क्या है इंट, और वो क्या है नेम क्या है a। तो इस तरीके से आप सिंबल टेबल में वेरिएबल स्टोर करते हो। तो सिंबल टेबल का काम क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सिंबल्स को स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये थ्योरी आप खुद रीड करना, मैं आपको बस समझा रही हूँ। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, लीनियर लिस्ट, बाइनरी सर्च लिस्ट, बाइनरी सर्च ट्री, हैश टेबल, ट्राई और BST। तो देखो लीनियर लिस्ट आपकी क्या होती है, लीनियर लिस्ट होती है आपकी जो लीनियरली डाटा स्टोर करे, लाइक एरे और लिंक लिस्ट। तो इसमें क्या होता है, अगर हमें एलिमेंट कोई फाइंड करना होता है तो हमें एंड तक जाना पड़ता है, तो स्लो होती है। बाइनरी सर्च लिस्ट में क्या होता है, एलिमेंट जो सिंबल्स हैं उनको एक ट्री में स्टोर करता है, सॉर्टेड बाय नेम और सम ऑर्डर। ठीक है, इसके ऑपरेशन होते हैं सर्च, इंसर्ट, डिलीट। ट्री क्या होता है आपका, ये आपका एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर में वैल्यूज़ को मतलब सिंबल्स को स्टोर करके रखता है। हैश मैप करता है वैल्यूज़ को, ठीक है, वेरिएबल्स को। यूज़ अ हैश फंक्शन टू मैप ईच आइडेंटिफाइड टू अ पोजीशन। बैलेंस्ड BST आपका ABL ट्री, RB ट्री वगैरह वगैरह। ठीक है, सिमेंटिक एरर्स क्या होते हैं, जो लॉजिकल एरर्स हों, लाइक मीनिंग ऑफ अ प्रोग्राम, तो मतलब सिंटेक्स तो सही हो पर लॉजिकली वो ठीक ना हो। फॉर एग्जाम्पल x = 5 है, तो x यहाँ पे डिक्लेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे इंट x = हेलो लिख दिया, तो इंट है लेकिन लिख रहे हेलो, लिख उसमें स्ट्रिंग रहे हो, तो ये गड़बड़ है ना, तो ये भी आपका सिमेंटिक एरर है। फंक्शन कॉल यहाँ पे इंट a और b को कॉल कर रहे हो लेकिन पास a की वैल्यू कर रहे हो, तो ये भी आपका एक एरर है। ठीक है, इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं डिटेक्टिंग में, कि सेम आइडेंटिफायर माइट बी वैलिड इन वन स्कोप एंड इनवैलिड इन अनदर। टाइप चेकिंग कॉम्प्लेक्स होती है। सिंबल टेबल मैनेजमेंट, ठीक है, हैंडल कैसे करते हो, एरर रिपोर्टिंग से, एरर रिकवरी से, टाइप चेकिंग सिस्टम से, कंसिस्टेंट सिंबल टेबल से। ओके, फिर यहाँ पे आपका देखो वही है सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, तो इसमें वही करना है कि सिंपल आपको जैसे ये वैल्यूज़ है ना, तो उनके आगे वैल्यू लगा देना है। बस जो पहला वाला है उसको देखना है थोड़ा, लाइक ये लिख रहा है s टेंड्स टू ID = E, तो कैसे लिखोगे इसे, s.value = E.value। ठीक है, बस ये ID भी तो आ रहा है ना एक स्पेशल, तो ब्रैकेट में लिखोगे प्रिंट असाइन E.value टू ID। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना इस पर कि इसको कैसे लिखना है। अब है आपका सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, तो सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन वही ऊपर वाली, इज अ मेथड इन कंपाइलर वेयर सिमेंटिक रूल्स अटैच टू द ग्रामर रूल्स। तो दीज सिमेंटिक रूल्स, मुझे लगा दोबारा रिकॉर्डिंग रुक गई, हाँ चल रही है। ठीक है, दीज सिमेंटिक रूल्स आर अटैच टू द ग्रामर, तो दीज सिमेंटिक रूल्स मैप इन जनरेटिंग इंटरमीडिएट कॉन्जेक्ट, मतलब इसका मतलब यह है कि जो सिमेंटिक रूल्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं ग्रामर रूल से। तो लाइक ये सिमेंटिक रूल्स है ना, तो ग्रामर रूल से अटैच हो गए। तो देखो इसमें एक एरे रेफरेंसेस होता है। एरे रेफरेंसेस क्या होता है, मतलब कि एरे का रेफरेंस फाइंड करना, मतलब कि एरे टाइप पे क्या है, एरे I+2 पे क्या है, उस तरीके का ही है। तो कैसे हैंडल होता है ये, इवेल्यूटिंग इंडेक्स एक्सप्रेशन, कैलकुलेटिंग एड्रेस और फर्दर फैचिंग द वैल्यू एट द एड्रेस। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है। इसमें कुछ स्टेप्स है, पढ़ लेना, लाइक पार्स करना एक्सप्रेशन, इवेल्यूट करना इंडेक्स को, कैलकुलेट करना एफिशिएंट मेमोरी, एसेस करना वैल्यू को, और लेट द वैल्यू इन द ओवरऑल एक्सप्रेशन। ये मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है रीड करने लायक। और ये पुराना वाला ही है, वही जो हमने पढ़ा था पीछे कि हम कैसे करते हैं, अगर एंड में डॉलर आ गया तो मतलब पूरी स्ट्रिंग पार्स हो गई और स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, इसका पार्स ट्री भी बनाना है। अब आपका LR0 में क्या करेंगे, LR0 में हम कैसे चेक करते हैं कि कोई ग्रामर LR0 है कि नहीं। तो देखो पहले आप पूरी वो बनाओगे, ठीक है, फिर उसकी टेबल बनाओगे, फिर देखोगे ऐसी कोई जगह तो नहीं है जहाँ दो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हों। देखो यहाँ पे SR कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, R4 भी आ रहा है, S4 भी आ रहा है। देखो R4 क्यों आ रहा है, ये वाली जो है आपकी, ये कहाँ पे जाके पूरी रिड्यूस हुई है, I8 में, तो यहाँ पे आपने R4 लिख दिया। अब देखो ये Y के लिए I4 पर जा रही है, तो यहाँ पे S4 भी आ गया, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना ये। तो अब चेक करना है आपको वेदर द ग्रामर इज़ एम्बिगुअस और नॉट। तो एम्बिगुअस हम कैसे चेक करते हैं कि अगर एक ग्रामर सेम दो तरीके से सेम प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रही है, मतलब इसमें देखो प्लस का यूज़ करा तो भी सेम आ रहा है जो हमें निकालना है, इसमें इनटू का यूज़ करा तो भी सेम आ रहा है, तो मतलब अगर दो डिफरेंट पार्ट्स ट्री बन रहे हैं तो यह ग्रामर एम्बिगुअस है। हैंडल कैसे करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे अनएम्बिगुअस में, ऊपर हमने देख ही लिया था कि मतलब कोई एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लाइक E+E था तो एक E की जगह T लिख दिया और उस साइड में उसको T भी लिख दिया, फिर अगले में T लिख दिया, ऐसे करके। अब आपका NFA बनाना है, तो NFA बनाना
तो नॉर्मल एन एफ ए तो आप बना लोगे, थोड़ा एप्सिलॉन एन एफ ए का है, ठीक है। तो एप्सिलॉन इसको मैं इरेज ही कर दूँ, मेरी मेहनत को मैं इरेज करना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। ओके, देख लो मेहनत, लाइक कर देना वीडियो। देखो एप्सिलॉन एन एफ ए कैसे बनाते हैं, इसमें लिखा है ए आना चाहिए और फिर बी और सी में से बी और सी कितनी बार भी आ जाए। तो क्या करेंगे, पहले ए का ट्रांजिशन बना दिया, ठीक है। फिर एप्सिलॉन का भर भर के यूज़ करना, फिर एप्सिलॉन एन एफ ए में, फिर एप्सिलॉन एक स्टेट पे पहुंचा दिया। फिर अगर आपका कहीं ऐसा हो ना बी और सी, तो दोनों को ऐसे ऊपर लिख दो, दोनों के अलग अलग एरो बना के दोनों को ऊपर नीचे लिख दो। फिर कर दो उनको एप्सिलॉन से पॉइंट करा दो, फिर एक फाइनल पे बना दो, एक स्टार्टिंग हो गया एक फाइनल हो गया, जैसे दो अलग अलग आ रही हैं, और फाइनली उसको एक स्टेट पे ले गए। अब देखो अगर बी और सी की जगह एप्सिलॉन आ जाए तो ये इस पे जाएगा लास्ट पे, और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 8 से 3 पे ऐसे एरो बना दी। तो सिंपल मतलब स्टार्ट कर दिया, और अगर 2 जा रहे हैं तो 2 डिफरेंट बना दिए, और हर जगह एप्सिलॉन भर दिया। बस ये होता है आपका एप्सिलॉन एन एफ ए। 1-2 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लेना। देखो ट्रिपल क्या है, हमने ट्रिपल ऊपर पढ़ा था, वही चीज़ है इसमें। और इसमें ऑप्टिमाइजेशन में कैसे, मतलब क्या रूल्स होते हैं ऑप्टिमाइजेशन का। एक होता है कांस्टेंट फोल्डिंग, मतलब लाइक x = 2+3 है तो x को 5 से रिप्लेस कर सकते हो आप। कॉमन सब एक्सप्रेशन मतलब कि अगर आपने कोई चीज़ बार बार कैलकुलेट कर रहे हो तो ठीक है, उसे रीयूज़ कर दो। लाइक a+b आपने एक जगह कैलकुलेट कर लिया कि e = a+b, तो आप उसको कहीं और भी रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब है आपका सिंपल स्टैटिक एलोकेशन स्कीम, मैनेजिंग मेमोरी। तो ये सिंपल वो है स्टैक का एलोकेशन टेक्निक्स की कैसे एलोकेट होती हैं मेमोरी, ठीक है। तो 1 सेकेंड रुकना, हाँ। तो इसमें स्टैक में कैसे एलोकेशन होती है वो चीज़ है। तो देखो ये तो थ्योरी है, इसमें मैं ऊपर समझा दे रही हूँ, बाकी डीप में आप नोट से पढ़ लेना, एसएस ले लो इसका। तो देखो स्टैक एलोकेशन क्या होती है, डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ होती है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ होती है और लीफो टेक्निक फॉलो करती है, मतलब कि मेमोरी इज़ एलोकेटेड व्हेन अ फंक्शन इज़ कॉल्ड, ठीक है। और मेमोरी डी एलोकेट कब होती है, जब फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। और व्हेन अ फंक्शन कॉल क्रिएट्स एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड, मतलब क्रिएट हो जाता है, ऑल्सो कॉल्ड स्टैक फ्रेम। तो इसकी वर्किंग है एक तरीके से स्टैक एलोकेशन की, लाइक इसमें सम फंक्शन को कॉल करा, ठीक है। तो कंपाइलर ने एक स्टैक फ्रेम बनाया फॉर मेन, और एक न्यू स्टैक फ्रेम इज़ क्रिएटेड फॉर सम पैरामीटर्स। ये मतलब 3 और 4 के लिए एक न्यू फ्रेम क्रिएट हो गया और वो पुश हो गए। तो इफ़ रिटर्न एड्रेस इज सेव वेयर टू कम बैक टू मेन, मतलब स्पेस फॉर ये देखो थ्योरी टाइप, ये थ्योरी है। तो इसकी थ्योरी अगर आपको डिफिकल्ट लग रही हो तो आप खुद से भी तो पता है आपको कैसे फंक्शन काम करेगा। लाइक ए और बी पहुंच रहे हैं तो उनके लिए एक स्टैक फ्रेम बनेगा, फिर पुशिंग होगी, फिर अगर मेमोरी डी एलोकेशन है तो डी एलोकेट होगी, लाइक इसमें फिर एग्जीक्यूट हुआ सम फंक्शन, फिर अगर जब उसका काम हो गया तो रिटर्न टू कर दी वैल्यू उसने। तो इसको आप यहाँ से मत देखना अगर ये आपको टिपिकल लग रहा हो, मुझे खुद टिपिकल लग रहा है इसकी थ्योरी यहाँ से। तो सिंपल आपको स्टैक की जो आपका फंक्शन होता है ना सम 3, 4 और पुशिंग का, उसको आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। फिर है आपका सेकंड का ई, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कोड जनरेटर। तो देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोड जनरेटर तो क्या होता है, कोड जनरेटर का मेन रोल क्या होता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है। लाइक थोड़ी समझाऊँ तो इसमें पहले होता है इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग। तो ये क्या करता है आपका, तो स्टार्टिंग से देखते हैं, कन्वर्ट इंटरमीडिएट इंस्ट्रक्शन इनटू अ लार्ज मशीन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। लाइक ये आपका था और इसमें मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दिया। T1 = a+b है ना, तो मशीन इंस्ट्रक्शन में कैसा होगा ये अच्छा ये R1 है, तो ऐड R1 के अंदर स्टोर हो रहे हैं a और b, और उन पर ऑपरेशन हो रहा है ऐड का, ठीक है। और ये सब कुछ ऐसा खास नहीं है। इसमें इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग होती है, उसमें क्या होता है आपका इंस्ट्रक्शन सेलेक्शन, मतलब रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शन, मिनिमाइज CPU स्टॉल्स, अवॉइड पाइपलाइन डिज़ाइन, ठीक है। हैंडलिंग कॉलिंग कन्वेंशन, जनरेट्स कोड फॉर फंक्शन कॉल्स, पुश पैरामीटर्स, सेव रिटर्न एड्रेस। तो ये थ्योरी टाइप की है, थ्योरी में तो मैं कुछ कर नहीं सकती, थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो स्टेप्स क्या है इसके, पहले इंस्पेक्ट करता है, फिर ट्रांसलेट करता है, ठीक है। पहले करेगा इंस्पेक्ट, फिर ट्रांसलेट करेगा ईच इंटरमीडिएट स्टेटमेंट को टारगेट इंस्ट्रक्शन में, एलोकेट करेगा रजिस्टर, मैनेज करेगा मेमोरी, और फिर फाइनल टारगेट बना देगा। अब है ये आपका LR1 पार्सिंग टेबल। तो LR1 पार्सिंग टेबल इसमें आपको क्रिएट करनी है, वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो गया, ओके। फिर आपका स्टैक एलोकेशन आपको समझ आ गया था ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको समझ नहीं आया। एक बार और देख लेते हैं, लाइक शॉर्ट में देखते हैं इस बार
कि जब भी एक फंक्शन कॉल होता है उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है, इसको स्टैक फ्रेम या एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, जब फंक्शन कंप्लीट होता है तो रिटर्न करते हैं तो मेमोरी फ्री और डी एलोकेट हो जाती है, और हर फंक्शन के लिए कॉल के लिए एक नया स्टैक फ्रेम बनता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, लाइक पहले हम कॉल करते हैं सम 3,4 हमने कॉल कर दिया मेन से, तो कंपाइलर एक स्टैक फ्रेम क्रिएट करता है मेन के लिए, और जब सम कॉल होता है एक नया स्टैक फ्रेम बनता है, पैरामीटर 3 और 4 स्टैक में पुश कर दिए जाते हैं और रिटर्न कर दिया जाता है एड्रेस। तो इस वक्त मेन और सम दोनों स्टैक फ्रेम होते हैं, और जब सम का काम ख़त्म होता है उसका स्टैक फ्रेम डिलीट हो जाता है। ठीक है, ऐसी फिर एग्जीक्यूशन ऑफ सम, उसमें क्या होता है सम अपने स्टैक फ्रेम के साथ एग्जीक्यूट होता है, और फिर तीसरा क्या, रिटर्निंग टू मेन, उसका स्टैक फ्रेम पॉप होता है और कंट्रोल मेन को रिटर्न होता है। तो कंक्लूजन क्या है, स्टैक एलोकेशन सिंपल और एफिशिएंट होता है फंक्शन कॉल मैनेजमेंट के लिए। हर फंक्शन के लिए अलग स्टैक फ्रेम बनता है जो वेरिएबल्स को रिटर्न एड्रेस स्टोर करता है, और जब फंक्शन ख़त्म होता है उसका मेमोरी स्पेस ऑटोमेटिकली फ्री हो जाता है। ठीक है, अब चलो अब चलते हैं हम अपने आगे यूनिट 4 है ये शायद आपकी। ठीक है, इसमें तो आपका सीक्वेंस वाइज ही मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो अब देख लेते हैं टॉप डाउन पार्सिंग क्या होती है। तो देखो, टॉप डाउन पार्सिंग एक ऐसी सिंटेक्स एनालिसिस टेक्निक होती है जिसमें पार्सर स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करता है और प्रोडक्शन रूल्स के यूज़ करके इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है कि ठीक है, ये पार्स ट्री को रूट से लीफ तक की तरह जाता है, मतलब टॉप टू डाउन है ना, रूट से लीफ जाएगा। तो इज अ मेथड एनालिसिस इन दिस पार्सर स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट सिंबल और पार्स करता है वो लीफ तक। ठीक है, प्रॉब्लम क्या क्या आती है इसमें, ये पहली चीज़ तो देखो, ये पार्स ट्री को रूट से लीफ तक जाता है, ये लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को पहले एक्सपेंड करता है, कुछ चीज़ें हैं इसमें, और इस मेथड में हम LL1 जैसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, देखो प्रॉब्लम आपकी पहले होती है लेफ्ट रिकर्जन। लेफ्ट रिकर्जन हमने ऊपर पढ़ लिया था कि क्या होता है जब किसी ग्रामर में नॉन टर्मिनल अपने ही प्रोडक्शन की शुरुआत में होता है। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर लाइक ये कैसे हो रहा है, हाँ, E टेंड्स टू E प्लस टी है, तो E अपने को ही बार बार प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपका लेफ्ट रिकर्जन हो गया। बैक ट्रैकिंग में क्या होता है आपका, बैक ट्रैकिंग में होता है आपका अगर पार्सर ने गलत प्रोडक्शन चूज़ कर लिया तो उसे बैक ट्रैक करना पड़ता है और दूसरे रूल्स ट्राई करने पड़ते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। फिर आपका एम्बिग्यूटी इन ग्रामर, एम्बिग्यूटी हमने पढ़ ही लिया, मल्टीपल पार्स ट्री जनरेट हो सकते हैं जिसके। ठीक है, अगर किसी इनपुट के लिए मल्टीपल वैलिड पार्स ट्री पॉसिबल हो तो ग्रामर एम्बिग्यूअस कहलाता है। ठीक, ये आपका हो गया। और फिर आपका कॉमन प्रीफिक्स लेफ्ट फैक्टरिंग, लेफ्ट फैक्टरिंग हमने ऊपर देखा था। ठीक है, कि लाइक A टेंड्स टू A बीटा 1 A बीटा 2, उसे सॉल्व करना भी देखा था। तो अगर किसी नॉन टर्मिनल की मल्टीपल प्रोडक्शन सेम सिंबल से स्टार्ट हो रही हैं तो पार्सर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी रूल चूज़ करना है। ठीक है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लेफ्ट फैक्टरिंग। तो ये आपका था टॉप डाउन पार्सिंग और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स। अब है आपका सिंबल टेबल। तो सिंबल टेबल क्या होता है हमारा, सिंबल टेबल हमने ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ा है। सिंबल टेबल एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कंपाइलर के द्वारा यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन। लाइक पर्पस क्या होता है, टू कीप ट्रैक, डिक्लेयर नेम, स्टोर एंड रिट्रीव, सपोर्ट सिमेंटिक एनालिसिस, मैनेज स्कोप। और क्या क्या स्टोर करता है ये, वेरिएबल को, फंक्शन को, आइडेंटिफायर। ठीक है, इन सब को पर्पस हमने देख लिया। ठीक है, वेरिएबल्स और फंक्शन का स्कोप लाइफ टाइम मैनेज करता है। सिमेंटिक एनालिसिस, कंपाइलर के दौरान फास्ट, सोर्स कोड में जितने भी नेम्स डिक्लेयर होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना, और ये सब होते हैं इसके अंदर। इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, और ये यूजेस एन एरे, मतलब एंट्रीज एक एरे या लिंक लिस्ट में एक के बाद एक स्टोर होती हैं। हमने वो भी तो देखा था इनके सारे डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं, इजी टू इम्प्लीमेंट है, गुड है स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, और फिर है आपका डिसएडवांटेजेस क्या है, स्लो लुकअप है, इंसर्शन और लीनियर टाइम। हैश टेबल होती है इसकी, मतलब इसमें आप सारे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने वो अपने ऊपर पढ़ लिया है पर फिर भी एक बार देख ले रहे हैं। लाइक हैश टेबल हर आइडेंटिफायर के लिए इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, उस हैश फंक्शन का यूज़ करते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, फास्ट लुकअप। ठीक है, फास्ट लुकअप, एफिशिएंट फॉर लार्ज सिंबल टेबल। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि कोलिजन हो सकती है, कोलिजन हैंडल करने के लिए चेनिंग या ओपन एड्रेसिंग का यूज़ करना पड़ता है। फिर है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री आइडेंटिफायर्स को एक छोटे ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं, हर नोड के लिए मैक्स 2 चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, लुकअप एवरेज केस में क्या होगा, ओ लॉग एन, और एंट्रीज शॉर्टेड फॉर्म में रख सकते हैं। सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री क्या होते हैं, एवीएल ट्री टाइप, BST का इम्प्रूव वर्जन है ये। ठीक है,
जो हर इंसर्शन डिलीशन के बाद ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ होता है कि -1 0 और 1 लेना, ये आपने पढ़ा होगा। तो बस इसमें आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना है सबके बारे में। लाइक ट्री क्या होता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हर पात एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये फास्ट होता है और करेक्टर लेवल के लेवल वाइज नोट्स होते हैं। प्रोग्रामिंग जहाँ लैंग्वेज जहाँ आइडेंटिफाइड सिमिलर होते हैं वहाँ बेस्ट होता है। डिसएडवांटेज मोर मेमोरी चाहिए, कॉम्प्लेक्स होता है। अब है आपका स्टैक एलोकेशन एंड हीप एलोकेशन। ठीक है, स्टैक एलोकेशन एंड हीप एलोकेशन क्या होता है? स्टैक एलोकेशन एक ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें मेमोरी लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में एलोकेट होती है। ये ज़्यादातर यूज़ होती है लोकल वेरिएबल्स, फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट में और रिटर्न एड्रेसेस को स्टोर करने में। ठीक है, ये आपकी स्टैक एलोकेशन हो गई। की पॉइंट्स क्या है हमारे? की पॉइंट्स हैं आपके कंपाइलर ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। जब फंक्शन कॉल होता है तब मेमोरी एलोकेट होती है और जब फंक्शन एंड होता है तब मेमोरी फ्री हो जाती है। ठीक है, और बहुत फास्ट और एफिशिएंट होता है। स्टैक का साइज़ लिमिटेड होता है, सिर्फ फिक्स साइज ब्लॉक के लिए सूटेबल है। एग्जांपल लाइक मान लीजिए कि एक फंक्शन है जो 2 नंबर्स को सम कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी और सम तीनों वेरिएबल स्टैक में स्टोर होंगे। जब फंक्शन कॉल होगा तो ये वेरिएबल स्टैक में पुश होंगे, जब फंक्शन रिटर्न होगा तो मेमोरी ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगी। हीप एलोकेशन में क्या होगा? हीप एलोकेशन आपकी डायनेमिकली एलोकेटेड है। लाइक हीप एलोकेशन में मेमोरी रन टाइम पे डायनेमिकली एलोकेट होती है। जब हमें किसी डाटा का साइज़ पहले से नहीं पता या हमें डेटा को फंक्शन के बाद यूज़ करना है तो हीप का यूज़ करते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है इसमें? प्रोग्रामर्स को खुद मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट करनी पड़ती है। ठीक है, और मेमोरी स्टेज एलोकेटेड अंटिल एक्सप्लिसिटली डी एलोकेटेड। मेमोरी तब तक एलोकेटेड रहती है तब तक मैनुअली फ्री ना हो। ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, स्टैक से स्लो है और रिस्क रहता है अगर मेमोरी फ्री नहीं है कि मेमोरी लीक हो सकती है। एग्जाम्पल लाइक मान लीजिए एक प्रोग्राम है जिसमें यूज़र से इनपुट लेना है कि वो कितने यूज़र नेम स्टोर करेगा। क्योंकि नंबर ऑफ़ यूज़र्स पहले से पता नहीं है तो हम हीप का यूज़ करेंगे या मैलोक हीप से मेमोरी एलोकेट करते हैं और जब तक फ्री यूज़र नेम नहीं लिखते तब तक मेमोरी एलोकेट ही रहेगी और हम फ्री करना भूल जाएँ तो मेमोरी लीक हो जाएगी। कंपेरिजन देख लो। कंपेरिजन स्टैक हमारा ऑटोमेटिक होता है, ये मैनुअल होता है। ये तब तक चलता है तब तक फंक्शन चल रहा है, ये जब तक चल रहा है जब तक मेमोरी फ्री नहीं हो रही। स्टैक फास्टर है, ये स्लोअर है। ये लेस फ्लेक्सिबल है, ये मोर फ्लेक्सिबल है। क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये डायनेमिक है। इसमें स्टैक ओवरफ्लो की दिक्कत है और इसमें मेमोरी लीक की। ठीक है, लोकल वेरिएबल, फंक्शन और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस क्या होती हैं आपकी? लेक्सिकल एनालिसिस क्या होती है? लेक्सिकल एनालिसिस कंपाइलर का फर्स्ट फेज़ होती है। ये फेज़ सोर्स कोड को करेक्टर बाय करेक्टर पढ़ते हैं और उनके टोकन्स में तोड़ते हैं, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, नंबर्स। ठीक है, तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसकी? वाइट स्पेसेस और कमेंट्स को रिमूव करना, हर वर्ड या सिंबल को आइडेंटिफाई करके टोकन बनाना, टोकन को नेक्स्ट फेज को भेजना, सिंबल टेबल में आइडेंटिफायर्स को स्टोर करना और अगर कोई लेक्सिकल एरर है तो वो बताना। ठीक है, क्या क्या? वाइट स्पेस रिमूव करना, हर वर्ड या सिंबल को आइडेंटिफाई करना, टोकन को नेक्स्ट फेज में भेजना, सिंबल टेबल में आइडेंटिफायर्स रखना। लाइक इसमें इंट टोटल इज इक्वल टू 50 + x है, तो इंट हमारा कीवर्ड है, टोटल हमारा आइडेंटिफायर है, इज इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, 50 हमारा नंबर है, प्लस हमारा ऑपरेटर है, x हमारा आइडेंटिफायर है। लेक्सिकल एरर्स कब आते हैं? जब हमारा इनवैलिड टोकन हो। लाइक यहाँ पे लाइक हम लिख रहे हैं इंट 9 टोटल इज इक्वल टू 50, तो क्या यहाँ 9 टोटल एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि वेरिएबल नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। सिंटेक्स एनालिसिस क्या होता है? सिंटेक्स एनालिसिस कंपाइलर का सेकंड फेज होता है। यहाँ टोकन्स को लेकर चेक करते हैं कि ग्रामेटिकली वैलिड बनाते हैं नहीं बनाते, मतलब लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सिंटेक्स ट्री बनाना, ग्रामर के रूल्स फॉलो करना, स्टेटमेंट्स को स्ट्रक्चर को चेक करना और सिंटेक्स एरर डिटेक्ट करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है इंट टोटल इज इक्वल टू 50 + x, तो ये है टोकन सीक्वेंस वैलिड डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट दिखा रहा है। ठीक है, सिंटेक्स एनालिसिस क्या करेगा? इसे एक्सेप्ट करेगा, नेक्स्ट फेज में भेज देगा। वाइल ये वाला देखो इंट टोटल इज इक्वल टू 50+, तो यहाँ टोकन का ऑर्डर गलत है, इंट के बाद आइडेंटिफायर आना चाहिए ना कि इज इक्वल टू। ठीक है, और इज इक्वल टू के बाद कोई या एक्सप्रेशन आना चाहिए, यहाँ कुछ मिसिंग है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेरियस इश्यूज़ बताने हैं हमें डिज़ाइनिंग कोड जनरेटर एंड कोड लूप। ठीक है, तो इश्यूज़ क्या होते हैं इसके अंदर वो देख लेते हैं। कोड जनरेटर कंपाइलर का वो फेस होता है जो इंटरमीडिएट कोड को टारगेट को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस फेस को डिज़ाइन में के कई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जो सॉल्व करनी पड़ती हैं। लाइक इनपुट टू कोड जनरेटर,
कोड जनरेटर को इंटरमीडिएट कोड जैसे 3 एड्रेस कोड सिंटेक्स ट्री को समझना आना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट कोड ही वीक होता है तो टारगेट कोड इनएफिशिएंट बनेगा, तो वो अच्छे से ठीक होना चाहिए कि अंडरस्टैंड होना चाहिए। फिर टारगेट लैंग्वेज में क्या, हर सीपीयू आर्किटेक्चर अलग होती है, तो कोड जनरेटर को टारगेट हार्डवेयर के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और एड्रेसिंग मोड के अकॉर्डिंग ही कोड बनाना है, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन सेलेक्शन, हर ऑपरेशन के लिए बेस्ट मशीन चूज़ करनी है, ज़रूरी है, ठीक है। जैसे x/2 है तो x लाइक शिफ्ट लेफ़्ट से रिप्लेस करना या फास्ट होता है, ठीक है। मतलब x/2 को हम x इससे रिप्लेस कर दें अगर तो ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन ऑर्डरिंग, तो इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, सही ऑर्डर सीपीयू पाइपलाइन को एफिशिएंटली यूज़ करता है और स्टॉल्स अवॉइड करता है, ठीक है। फिर रजिस्टर एलोकेशन, डिसाइडिंग विच वेरिएबल शुड बी केप्ट इन सीपीयू रजिस्टर, तो सीपीयू रजिस्टर लिमिटेड होते हैं तो स्मार्टली डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू रजिस्टर में रखें और कौन सी मेमोरी में। एड्रेसिंग मोड्स देखें तो ये एलोकेशन हो गया ना। हाँ, स्पेलिंग क्या होता है, जब रजिस्टर कम पड़ जाए तो कुछ वैल्यूज़ मेमोरी में स्टोर करनी पड़ती हैं, तो इसको स्पेलिंग बोलते हैं। एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं आपके, बेस्ट एड्रेसिंग मोड जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडेक्स चूज़ करने पड़ते हैं। कुछ मोड्स फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, तो अच्छे वाले यूज़ करने होते हैं। पोर्ट साइज़ मतलब कभी कभी फास्ट कोड बड़ा होता है और छोटा कोड स्मॉल होता है, तो कोड जनरेटर को एप्लीकेशन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि किस चीज़ में किसको प्रायोरिटी मिले। फिर मशीन डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स मतलब हर मशीन के लिए कुछ लिमिटेशन होती हैं, तो कोड जनरेटर को इन सब रूल्स को ध्यान रखना है। अब है आपका इश्यूज इन कोड जनरेशन, तो इशू क्या होते हैं, लूप इनवेरिएंट कोड, मतलब जो कैलकुलेशन हर बार लूप में होती है उसे लूप के बाहर ले जाते हैं। लाइक a+b लूप के अंदर अगर हर बार सेम हो रहा है तो उसे ऊपर ले जाओ, ठीक है, कैलकुलेट करके अलग रख लो और बार बार यूज़ कर लो, ठीक है। फिर है आपका इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, मतलब कि रिपीटेड लूप वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई या रिमूव करना। तो अगर i एंड और j दोनों +1 हो रहे हैं तो हर इटरेशन में तो j = i+2 लिख सकते हैं, ठीक है, j एलिमिनेट कर सकते हैं। और फिर है आपका लूप अनरोलिंग क्या होता है आपका, लूप की बॉडी को मल्टीपल टाइम्स लिखना ताकि लूप कंट्रोल कम हो जाए। तो एक लूप में 4 बार चल रहा है तो उसका बॉडी 4 टाइम्स लिख दो और लूप सिर्फ एक बार चलाओ, ठीक है। एक्सपेंडिंग इन द लूप बॉडी टू रिड्यूस लूप कंट्रोल ओवरहेड, इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग लूप 4 टाइम्स रिपीट द बॉडी 4 टाइम्स, मतलब 4 लूप लगा दो ऐसे करके, ठीक है। फिर इंडक्शन वेरिएबल एनिमेशन मैंने समझा दिया आपको। और पहला था क्या था आपका, लूप इनवेरिएंट कोड, मतलब कि ऊपर लिख दो, ठीक है। स्ट्रेंथ रिडक्शन क्या होती है आपकी कि लाइक एग्जांपल i/4 को हम इससे लिख सकते हैं, ठीक है, तो इससे स्ट्रेंथ रिडक्ट हो जाएगी। लूप फ्यूज़न, 2 लूप्स जो सेम रेंज पे इटरेट कर रहे हैं उनको मर्ज कर दो, ठीक है। लूप फ्यूज़न मतलब एक बड़ा अगर लूप है तो मल्टीपल काम कर रहा है अगर वो, तो उसको छोटे छोटे लूप में तोड़ दो, इसे कैचे लोकेलिटी और पैरेलल एग्जीक्यूशन इंप्रूव होता है, ठीक है। लूप इंटरचेंज क्या होता है आपका, चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ नेस्टेड लूप टू इम्प्रूव मेमोरी एक्सेस एंड पैटर्न स्पेशली फॉर मल्टी डायमेंशनल एरे, मतलब कि नेस्टेड लूप्स का ऑर्डर चेंज करना स्पेशली जब मल्टी डायमेंशनल एरे हो, या मेमोरी एक्सेस को ऑप्टिमाइज़ कर देता है। फिर डिपेंडेंस एनालिसिस, कंपाइलर को चेक करना होता है कि ऑप्टिमाइजेशन के बाद प्रोग्राम का आउटपुट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर कोई डिपेंडेंसी या डेटा में तो ऑप्टिमाइज़ नहीं करते। तो ये आपकी कुछ चीज़ें थी इसके अंदर। अब आपका है लास्ट क्वेश्चन, सिमेंटिक एरर इन कंपाइलर और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो देखो सिमेंटिक एरर हमने ऊपर कई बार पढ़ लिया है अभी तक। सिमेंटिक एरर तब होते हैं जब प्रोग्राम का सिंटैक्स सही होता है लेकिन उसका मीनिंग गलत होता है, तो ये एरर सिमेंटिक एनालिसिस फेज में डिटेक्ट होते हैं। ये ग्रामर रूल्स को ब्रेक नहीं करते हैं पर लैंग्वेज को लॉजिकली रूल बेस्ड कॉन्स्ट्रेंट्स को वायलेट करते हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल देखो, डेफिनेशन तो देख ली ना कि सिमेंटिक एरर्स विद वो लॉजिकल मिस्टेक्स होती हैं जो प्रोग्राम्स के एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स को अफेक्ट करती हैं इवन तो कोड सिंटैक्टिकली करेक्ट हो। एग्जांपल लाइक डिक्लेरेशन या वैल्यू वेरिएबल बट यूजिंग विदाउट इनिशियलाइजेशन के उसको डिक्लेयर करना, एक फंक्शन कॉल करना विद रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, असाइनिंग अ फ्लोट वैल्यू टू इंटीजर, असाइनिंग अ वेरिएबल डेट्स आउट ऑफ स्कोप। तो एग्जांपल 1 टाइप मिसमैच लाइक इंट x है और x में आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो। दूसरा आपका अनडिक्लेयर्ड, लाइक y = 10 लिख दो, डिक्लेयर नहीं करा। फंक्शन आर्ग्यूमेंट मिसमैच, सम x, y, z मांग रहा है लेकिन आप पास कर रहे हो सिर्फ 2, ठीक है। और फिर है आपके चैलेंजेस, तो
तो चैलेंजेस क्या हैं आपके, सिमेंटिक एरर को डिटेक्ट करने के सिंटेक्स एरर से ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये पहला है आपका कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट चेक्स। तो ये क्या है, सिमेंटिक एरर्स डिपेंड करते हैं वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन, स्कोप और मतलब टाइप पे। तो कंपाइलर को सिंबल टेबल और वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट को ट्रैक करना पड़ता है, ठीक है। टाइप चेकिंग, हर ऑपरेशन के लिए डेटा टाइप्स कंपेटिबल हैं या नहीं ये चेक करना पड़ता है। टाइप कन्वर्जन और ओवरलोडिंग के केसेस में और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, वो सब चेक करना। स्कोप चेक करना पड़ता है, ठीक है, हर वेरिएबल किस स्कोप में डिक्लेयर है, उसकी लाइफ टाइम क्या है, ये ट्रैक करना पड़ता है। स्पेशली नेस्टेड स्कोप में एरर स्लिप हो सकते हैं, ठीक है। फंक्शन कॉल वैलिडेशन, तो कंपाइलर को ये वेरीफाई करना पड़ता है कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, पैरामीटर्स के टाइप और नंबर सही हैं या नहीं, रिटर्न टाइप का सही यूज़ हो रहा है या नहीं, ये सब, ठीक है। इम्प्लिसिट एजम्पशन क्या होंगी आपकी, इम्प्लिसिट एजम्पशन में कई बार प्रोग्रामर कुछ गलत एजम्पशन बनाता है, वेरिएबल्स ऑलरेडी इनिशलाइज्ड हैं, लेकिन कंपाइलर के लिए उस एजम्पशन को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो हैंडल कैसे करते हैं, सिमेंटिक एनालिसिस फेज में कंपाइलर एरर्स को डिटेक्ट करता है, लाइन नंबर और डिस्क्रिप्शन मैसेज के साथ एरर भेजता है, एरर को सिंबल टेबल या टाइप चेकर के मॉड्यूल के थ्रू हैंडल किया जाता है, और कुछ कंपाइलर कंपाइलेशन स्टॉप कर देते हैं जबकि एरर रिकवरी करके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आपके इन शॉर्ट आपका सिमेंटिक एरर लॉजिकल एरर होता है मतलब, और हैंडलिंग आप सिंबल टेबल टाइप चेकर एरर मैसेजेस से इसको हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी ख़त्म हो गई है कंपाइलर डिज़ाइन की सारी यूनिट्स का वन शॉट। तो आई होप आपको समझ आया होगा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप बताना, और थोड़ा प्यार दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप यहाँ विजिट कर सकते हो, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो ऑल द बेस्ट फॉर पेपर, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।